हेलो गाइस, यहाँ से हम लोग अपने लेक्चर नंबर DC 103 को कंटिन्यू कर रहे हैं। और अगेन ये लेक्चर आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। यहाँ से हम लोग का आज न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इफ़िशियंसी एंड टेस्टिंग ऑफ अ डीसी मशीन। तो अगेन यहाँ पे वर्ड आया हुआ है डीसी मशीन। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें हम लोग मोटर को भी देखेंगे और जनरेटर को भी देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले भाई हम लोग यहाँ पे इफ़िशियंसी को कवर करेंगे। इफ़िशियंसी ख़त्म करने के बाद हम लोग टेस्टिंग ऑफ अ डीसी मशीन को स्टार्ट करेंगे। इफ़िशियंसी में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इफ़िशियंसी से आप एक्चुअल में क्या समझते हैं, या फिर कहिए किसी भी मशीन का, फिर चाहे मोटर हो, जनरेटर हो, बाइक हो, या फिर कहिए कार हो, आपका बल्ब हो, कुछ भी, इस पूरे दुनिया में कुछ भी, चाहे इंसान हो, इफ़िशियंसी अच्छा होता है तो उससे हम लोग को क्या बेनिफिट मिलता है ये समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर हम लोग टेक्निकल वे में इसको समझेंगे, राइट। और कभी कभी आपने देखा होगा या फिर सुना होगा कि इफ़िशियंसी किसी भी एप्लियंस का, फिर चाहे मोटर हो, कूलर हो, कुछ भी हो दुनिया का, ठीक है, इफ़िशियंसी अगर आपका अच्छा है किसी भी मशीन का, तो वहाँ पे आपका पैसा एक तरीके से सेव होता है, ठीक है। अब पैसा कैसे सेव होता है, इसके लिए हम लोग एक सिंपल सा एनालॉगस लेते हैं। तो अभी आपको इतने दूर पे फोकस करना है। सबसे पहले भाई मान लेते हैं आपने एक आज के डेट में बाइक खरीदा, ठीक है, अभी आपका न्यू बाइक है, तो सीधी सी बात है इस बाइक को किसी ना किसी मैन्युफैक्चरर ने बनाया होगा। अब हमेशा मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि जो भी चीज़ कोई बनाता है, ठीक है, तो और उसको एक तरीके से मार्केट में बेच रहा है, तो अपने कस्टमर को बताएगा ना कि इसको आपको कैसे यूज़ करना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लें, आप बल्ब खरीदने जा रहे हैं, ठीक है, फिर कहिए आप ही ने अपने घर में एक बल्ब बनाया, ठीक है। तो अब ये जो बल्ब आप मार्केट में बेचिएगा, तो अपने सामने वाले कस्टमर को बताइएगा ना कि इसको कितने वोल्ट पे चलाना है, इतना वोल्ट पे चलाइएगा तो कितना एक तरीके से पावर कंज्यूम करेगा, समझ रहे हैं। तो ये जो बाइक है, इस बाइक का यहाँ पे कितने दिन के बाद आपको सर्विसिंग करवाना है, फर्स्ट सर्विसिंग कितने दिन बाद होगा, सेकंड सर्विसिंग कितने दिन बाद होगा, डिस्क पैड कितने दिन बाद चेंज होगा, आपका जो चेन का पूरा ड्राइव होता है, स्प्रॉकेट, ये सब कितने किलोमीटर के बाद चेंज होगा, राइट। तो अभी हम लोग सबसे पहले बाइक के ऊपर फोकस करते हैं। अभी मान लेते अभी आपका बाइक नया है, तो अभी इसका जो माइलेज है, बिकॉज बाइक से आप क्या यूज़ कर रहे हैं, बाइक क्यों खरीद रहे हैं आप, आपको एक जगह से दूसरी जगह जर्नी करना, राइट। तो अभी आप मान लेते हैं अभी 1 लीटर अगर आप पेट्रोल डलवाते हैं अपने बाइक में, तो अभी आपका ये 40 किलोमीटर जो है जर्नी ईजिली ट्रेवल कर लेता है, ठीक है, यानी 40 किलोमीटर पर लीटर का आपका माइलेज दे रहा है। तो 1 लीटर पेट्रोल का अभी मान लेते हैं आपने करीब 85 रुपया आपने पे किया है। अब भाई मान लेते हैं आपने मैन्युफैक्चरर के गाइडलाइंस के हिसाब से अपने बाइक को प्रॉपर वे में मेंटेन नहीं किया, तो सीधी सी बात है, या फिर कहीं सर्विसिंग नहीं करवा, सीधी सी बात है, आपका यहाँ पे माइलेज क्या होगा, डाउन हो जाएगा। अभी मान लेते हैं आपका गाड़ी का जो माइलेज है अभी आ गया आपका 30 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से, राइट। यानी पहले अगर आपको 40 किलोमीटर का जर्नी करना हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 85 रुपीज़ खर्च करना पड़ रहा था, लेकिन अब क्या है, अगर आपको अब 40 किलोमीटर का जर्नी ट्रैवल करना है, तो सीधी सी बात है, अब तो बाइक का माइलेज क्या है, 1 लीटर में आपका ये 30 किलोमीटर ही चलेगा, लेकिन आपको जाना कितने पे है, 40 किलोमीटर पे जाना है। इसका मतलब क्या, आपको 1 लीटर से ज़्यादा यहाँ पे पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, और 1 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल डलवा रहे, इसका मतलब कि आपको पैसा यहाँ पे ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं साफ साफ कि आपका पैसा यहाँ पे ज़्यादा खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसी एनालॉगस से अब हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के अंदर घुसेंगे। तो अभी जैसे मान लेते हैं भाई, हम लोग सिंपल सा मोटर का एग्जांपल लेते हैं, बिकॉज मोटर से हम लोग फैमिलियर हैं। तो मोटर में अगर आप देखेंगे तो हम लोग का, और मोटर को एनालाइज करने से पहले आप ट्रांसफार्मर को एक तरीके से देखिए। ट्रांसफार्मर हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखा है, और जिन्होंने भी ट्रांसफार्मर नहीं परचेस करके डायरेक्ट वो डीसी मशीन को एक तरीके से वॉच कर रहे हैं, तो भाई अभी जस्ट मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, आपको प्रॉब्लम होगा आगे जा करके, बिकॉज ट्रांसफार्मर में बहुत ज़्यादा मैंने इंपॉर्टेंट और जो बेसिक चीज़ होता है मशीन को लेकर के वो सब बताया हुआ है। तो आप डायरेक्ट डीसी मशीन में एक तरीके से इन कर रहे हैं, तो आप ट्रांसफार्मर पे एक तरीके से रिवर्स कीजिए, नहीं तो यहाँ पे फिर, या फिर खासकर आपका जो इंडक्शन मशीन चलेगा वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा। तो ट्रांसफार्मर में भाई मैंने आपको 2 तरीके का लॉसेस बताया था। एक तो था आपका यहाँ पे कॉपर लॉस, ठीक है, और दूसरा था आपका यहाँ पे, कॉपर लॉस में हम लोग बोलते हैं सीधे सीधे वेरिएबल लॉस। वेरिएबल लॉस क्यों, क्योंकि ये सीधे सीधे लोड के ऊपर डिपेंड करता है। कॉपर लॉस कुछ नहीं होता, आपका आई स्क्वायर, और मोटर के टर्म में अगर देखें तो क्या हो जाएगा, आई ए स्क्वायर आर ए हो जाएगा, बिकॉज
मोटर के आर्मेचर में क्या है, रेजिस्टेंस आपका RA है, करंट क्या आ रहा है आपका IA, ठीक है। तो RA क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, इसका मतलब क्या, IA क्या है आपका, ये लोड के ऊपर है, यानी अगर मोटर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क का कितना डिमांड है उस बेसिस पे आपका IA डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर आप नो लोड पे यूज़ करेंगे तो IA का कुछ अलग वैल्यू होगा, यानी एक तरीके से नेग्लिजिबल होगा। लाइट लोड पे यूज़ करेंगे तो IA का कुछ अदर वैल्यू होगा। अगर आप रेटेड लोड पे यूज़ कर रहे हैं मोटर को तो वहाँ पे आपका IA एक तरीके से रेटेड आएगा। तो IA क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है, ठीक है। और अलग अलग IA पे आपका अलग अलग यहाँ पे क्या होगा, I2RA मतलब क्या, आपका अलग अलग हीट पैदा होगा, ठीक है। और आपको पता है भाई कि हीट क्या है, एक तरीके से हीट एक एनर्जी है। और आपको पता है यहाँ पे कि आप अगर मोटर पे देखें, ओके, तो मोटर में हम लोग क्या दे रहे हैं, इनपुट एज हम लोग यहाँ पे देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, राइट। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग आउटपुट में किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी में। लेकिन आपको पता है कि अगर इधर मेरा इनपुट 100% है तो आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी कभी भी आपको 100% नहीं मिलेगा। ये मान लेते आपका लेट से 90% ही मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 10% जो है आपका क्या हो गया, एक तरीके से इस मोटर के अंदर अदर तरीके से एनर्जी कन्वर्ट हो गया। क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि आप एनर्जी को नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नहीं क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, आपने जो 100% एनर्जी एज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी के तौर पे ऐसे इसमें इनपुट दिया है, तो वो एनर्जी वेस्ट नहीं हुआ यहाँ पे, वो एनर्जी एक तरीके से मैकेनिकल एनर्जी में नहीं कन्वर्ट हो पाया। यानी मैकेनिकल एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ 90% कन्वर्ट हुआ, बाकी का जो 10% है वो अदर फॉर्म में एक तरीके से कन्वर्ट हो गया, जिसको हम लोग सीधे सीधे यहाँ पे बोलेंगे हीट के फॉर्म में एक तरीके से कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यानी वो हीट एनर्जी। अब सीधी सी बात है भाई, अभी मान लेते हैं आपको अभी भूख है रोटी चावल खाने का, और अगर आपको अभी कोई मैगी या फिर चाउमीन ये सब खिलाएगा तो आपको पसंद नहीं आएगा ना, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे काम क्या है, हम लोग का काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम लोग आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी चाहते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि 90% ही मेरा मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ, 10% जो है मेरा हीट एनर्जी में वेस्ट हो गया। तो सीधी सी बात है, हीट एनर्जी हम लोग के लिए यहाँ पे यूज़ नहीं है ना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये वेस्ट है, मतलब ये लॉस नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए हम लोग को हीट एनर्जी नहीं चाहिए, हम लोग को यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी चाहिए। इसलिए हम लोग इस हीट एनर्जी को क्या बोलेंगे कि ये मेरे लिए यूजलेस है, ये फालतू है। और ये जो हीट है ना, ये हीट हमारे मोटर के लाइफ को भी डिस्ट्रॉय करता है। बिकॉज जब मैंने आपको ट्रांसफॉर्मर पढ़ाया था भाई, तो मैंने वहाँ पर बताया था ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है। ट्रांसफॉर्मर को आप खोलिएगा तो क्या होगा, आपका इस तरीके का कोर होगा, राइट। और इसी कोर के ऊपर आपका क्या होता है, तार लपेटा होता है, यानी वाइंडिंग किया हुआ रहता है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें अब सिर्फ और सिर्फ दो ही चीज़ है, एक तो आपका ये वाइंडिंग हो गया, यानी जिसको हम लोग सीधे सीधे सरल भाषा में तार बोलेंगे, ठीक है, यानी वायर है मेरा, राइट। और मैंने आपको बताया था वायर का जो रेटिंग होता है किस पे डिपेंड करता है, करंट के ऊपर। क्योंकि जैसे ये पेन है, ठीक है, अब मान लीजिए ये इतना मोटा जो है कॉपर का, ये इमेजिन कीजिए ये कॉपर का एक तरीके से वायर है, ठीक है। तो भाई ये जो थिकनेस आपने यहाँ पे दिखाया है, इसका कुछ ना कुछ लिमिट है कि इससे आप एक लिमिट वाले करंट को ही इजीली फ्लो करवा सकते हैं। अगर आप ज़्यादा करंट फ्लो करवा दीजिएगा तो सीधी सी बात है, इसमें क्या हो जाएगा, हीट पैदा होने लगेगा। ओके, तो ये जो वाइंडिंग था, ये वाइंडिंग आपके करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा था, इसका लाइफ, ठीक है। और ये जो कोर था, क्योंकि कोर यहाँ पे हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं, कोर हम लोग यूज़ करते हैं भाई ताकि हम लोग यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बना सके। क्योंकि आपको पता है जैसे सोलेनॉइड अगर हम लोग देखेंगे तो सोलेनॉइड में क्या होता है, दो तरीके का होता है। एक तो एयर कोर हो गया, मान लेते हैं मैंने इस तरीके से वाइंडिंग लपेट दिया, हवा मतलब कुछ नहीं है इसमें, तो एयर कोर हो गया, ठीक है। और वही अगर हम लोग आयरन कोर की बात करेंगे तो आयरन कोर का मतलब क्या है कि इस कॉइल के अंदर हम लोगों ने एक हाई परमिएबिलिटी वाला लोहे का टुकड़ा डाल दिया, ठीक है, इस तरीके से। तो सीधी सी बात है, जो लोहा हम लोगों ने डाला है ना, क्योंकि ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो इससे यहाँ पे जो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका स्ट्रेंथ राइज हो जाता है, ठीक है। और सीधी सी बात है, हम लोग को फ्लक्स का स्ट्रेंथ ज़्यादा चाहिए ना, क्योंकि हम लोग का ओवरऑल पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन फ्लक्स के ऊपर ही काम करता है, फिर चाहे मोटर हो, जनरेटर हो, ट्रांसफार्मर हो, समझ रहे हैं, राइट। तो ये कोर हम लोग का सिर्फ और सिर्फ इसलिए डाला गया है ताकि हम लोग यहाँ पे एक स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर सके। लेकिन आपको मैंने यहाँ पे कंडीशन बताया था भाई कि ये जो कोर होता है, ठीक है, ये जो कोर है आपका और ये जो वाइंडिंग है, इनके बीच में इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन होना बहुत जरूरी है, नहीं होगा तो क्या हो, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, डायरेक्ट प्लेन शॉर्ट सर्किट होगा। यानी इसी के ऊपर बिना इंसुलेशन का चढ़ा दीजिएगा इसके ऊपर, तो क्या होगा, ये तार से करंट आपका इस लोहे में आ जाएगा, लोहे से आकर के आपका जो बॉडी है उसमें आ जाएगा, समझ। तो हम लोग को यहाँ पे इंसुलेशन प्रोवाइड करना होता है। तो मैंने आपको बताया था जो कोर होता है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे इंसुलेशन प्रोवाइड करना, तो इस कोर का जो इंसुलेशन होगा ये वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है, राइट।
और वोल्टेज पे ही क्यों डिपेंड करेगा, कैसे आप पता करेंगे? तो बहुत ही बेसिक इलेक्ट्रिकल का फर्स्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था कि वोल्टेज एक्चुअली होता क्या है। तो अगर आप एटम को देखेंगे, मान लेते हैं मेरे पास एक सोडियम का एटम है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, तो न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होगा। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन से तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि फिक्स है न्यूक्लियस, उसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं, राइट। लेकिन इससे बाहरी ऑर्बिट में क्या होता है हम लोग का, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है। और जब हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, ये तो बहुत ही मतलब फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, जब हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक तरीके और ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्लियर होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में क्या होता है। ओके, तो ये मान लेते फर्स्ट ऑर्बिट है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपका 8 और बाहर वाले में 11 होता है ना, लास्ट, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से इसको मेरे को खींचना है, क्योंकि इसको मैं खींचूंगा तभी तो फ्री होगा। अभी क्या है ये, क्योंकि मेरा Na क्या है, सॉरी न्यूक्लियस क्या है यहाँ पे, न्यूक्लियस प्लस होता है, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियस में क्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं, इसका मतलब क्या, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन है इसके अंदर भरा हुआ, तो ये प्लस की तरह काम करता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन है आउटर सेल में, तो ये माइनस है, तो इसके बीच में अट्रैक्शन होता है, ठीक है। इसलिए ये बंधा हुआ रहता है। लेकिन मेरे को इसको फ्री करना है, तो फ्री करना है मतलब क्या, मेरे को यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़े। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने का मतलब क्या है कि मेरे को एक यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लस चार्ज जो कि इस न्यूक्लियस से ज़्यादा स्ट्रांग वाला हो वो लाना होगा, ठीक है। वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज को समझना, तो कैपेसिटर देख लीजिए, कैपेसिटर में क्या करते हैं, 2 प्लेट होता है इस तरीके से, राइट। इसको हम लोगों ने एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ रखा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, क्योंकि ये प्लस है, ठीक है। तो यहाँ से पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और जबरदस्ती इसको दे देगा, ठीक है, इस वाले प्लेट में। यानी इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, ज़्यादा आ रहा है, समझते क्या है, माइनस चार्ज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो बचा क्या इसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ प्लस चार्ज बचा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं, ये एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया और ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया, या फिर ये पॉजिटिव चार्ज हो गया एक तरीके से, नेगेटिव चार्ज हो गया इस तरीके से, ठीक है। इसलिए बैटरी में क्या होता है आपका, इधर प्लस दिखाया जाता है, इधर माइनस, यानी ये प्लस है मतलब क्या, ये एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। यही है कि जैसे ही आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा, अपने अंदर खींच लेगा, क्यों, क्योंकि इसके अंदर में खींचने का ताकत इस वाले न्यूक्लियस से ज़्यादा है। ओके, तो सीधी सी बात है भाई, यहाँ से इलेक्ट्रॉन कबड़ गया ना, ठीक है, यहाँ से उखड़ गया, यानी क्या हो गया, एक तरीके से फ्री हो गया, यानी मूवमेंट आ गया इलेक्ट्रॉन में, मूवमेंट आ गया, ऐसा मतलब कि हम लोग यहाँ पे करंट मिलता है। इसलिए हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं ताकि हम लोग का करंट फ्लो हो सके, बिकॉज बिना एक्सटर्नल फोर्स, वोल्टेज यहाँ पे एक तरीके से एक्सटर्नल फोर्स की तरह काम करता है, फिर ये एक तरीके से यहाँ पे वर्क डन प्रोवाइड कर रहा है ताकि इलेक्ट्रॉन आपका क्या कर सके, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो सके। तो ये कोर के अंदर क्या होगा, छोटा छोटा इलेक्ट्रॉन होगा, समझ रहे बात को, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन एक तरीके से इस कोर से बाहर ना निकले, तो हम लोग को यहाँ पे एक लिमिटेड वोल्टेज ही अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक मटेरियल का क्या होता है, अपना डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई कर दीजिएगा जिससे कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगे, क्योंकि मैंने बताया वोल्टेज क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाता है एक तरीके से बाहर खींचना, यानी तब तक उस वोल्टेज तक तो सही है जिसपे ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पा रहा, ठीक है। लेकिन अगर आप वोल्टेज अप्लाई कर दिया ज़्यादा, तो सीधी सी बात है यहाँ पे इंसुलेशन ब्रेक डाउन हो जाएगा। इंसुलेशन ब्रेक डाउन होगा मतलब क्या, एक तरीके से ये पूरा पूरा कोर और वायर के बीच में ख़त्म हो जाएगा आपका इंसुलेशन। ओके, तो वाइंडिंग का लाइफ हमेशा करंट के ऊपर, कोर का लाइफ हमेशा आपके वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस पर आपको ध्यान रखना है, और ट्रांसफार्मर में ऑलरेडी हम लोगों ने बात किया हुआ है, ठीक है। ये बस मैंने इतना बता दिया ताकि जो भी न्यू स्टूडेंट डायरेक्ट अभी डीसी मशीन को स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको थोड़ा सा हेल्प मिले। अब हम लोग वापस भाई अपने इफ़िशेंसी के ऊपर आते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग मोटर के ऊपर बात कर रहे थे, तो मोटर का इफ़िशेंसी क्यों अच्छा होना चाहिए, या फिर कहिए अगर इसमें लॉसेस होता है तो हम लोग को क्या दिक्कत आएगा। सबसे पहले देखिए, अभी जस्ट मैंने आपको समझा दिया कि हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, आउटपुट में मेरे को चाहिए यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी, राइट। लेकिन आपको पता है यहाँ पे 100% अगर मैंने दिया है एनर्जी, तो यहाँ पे मेरे को 90% मिल रहा था, जो 10% बचा यहाँ पे, ये क्या हो गया, एक तरीके से हीट में, एक तरीके से कहिए लॉसेस में चला गया, ठीक है। अब लॉसेस कितने तरीके का होगा इसमें, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि एक तो आपका कॉपर लॉस हो गया, ठीक है, जिसको हम लोग सीधे सीधे IA² लॉस बोलेंगे मोटर के टर्म में। और उसके बाद मोटर में क्या होता है आपका फील्ड वाइंडिंग भी इस तरीके से, अगर हम लोग देखें, ये हो गया आर्मेचर, ये हो गया आपका ब्रश, ये आपका RA, और यहाँ पे हम लोग शंट लेकर के चलते हैं, ये हो गया फील्ड के चलते आपका रेजिस्टेंस, राइट। तो देखिए, एक तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है RA, तो इसमें आपका लॉस होगा, ओके। और एक आपका ये फील्ड वाइंडिंग है, तो फील्ड वाइंडिंग के अंदर भी क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग के चलते यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया मैंने RF, तो इसके अंदर भी क्या होगा आपका फील्ड कॉपर लॉस होगा। यानी सीधी बात है, कॉपर लॉस 2 तरीके का होगा यहाँ पे। सबसे पहले हो गया कॉपर लॉस इन आर्मेचर, ठीक है, या फिर कहिए आर्मेचर कॉपर लॉस, उसको हम लोग क्या लिखेंगे, IA²RA। सेकेंड की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फील्ड कॉपर लॉस, ठीक है, फील्ड कॉपर लॉस, इसको हम लोग क्या लिखेंगे भाई, इसमें हो जाएगा आपका IF
स्क्वायर इंटू आर एफ, समझ रहे बात, क्योंकि इधर से जो भी करंट आ रहा होगा तो उसको हम लोग आई एफ बोलते हैं, यहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग है आपका आर एफ है। ओके, और अगर आप देखें शंट की बात करें तो यहाँ पे हमेशा वोल्टेज कांस्टेंट होता है, वोल्टेज कांस्टेंट होता है, करंट मेरा यानी आई एफ मेरा एक तरीके से कांस्टेंट होगा। ये सीधी सी बात है भाई, फ्लक्स कांस्टेंट होता है ना शंट मशीन में, ठीक है, तो करंट कांस्टेंट है तभी तो फ्लक्स मेरा कांस्टेंट है। ओके, और इसको अगर हम यहाँ पे देखें आर एफ का अगर मैं वैल्यू पुट करूँ, अगर मैं मान लेते हैं आर एफ निकालना, तो आर एफ इक्वल टू में क्या लिया, आर एफ यानी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है आपका वोल्टेज डिवाइडेड बाय आपका करंट। वोल्टेज क्या होगा, इसके क्रॉस वोल्टेज जो होगा, यानी कहिए वी एफ मान लेते हैं, फिर वी टी बोलिए, कुछ भी बोलिए, डिवाइडेड बाय आई एफ, यानी ये वैल्यू अगर मैं पुट करूंगा यहाँ पे तो आई एफ स्क्वायर वैसे का वैसे ही रहेगा, आर एफ का जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, वी एफ डिवाइडेड बाय आई एफ, तो एक आई एफ से एक आई एफ कट जाएगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा वी एफ इंटू आई एफ। तो किसी किसी बुक में आपका ऐसे भी लिखता है वी एफ इंटू आई एफ के टर्म में। तो ये मेरा दो कॉपर लॉस हो गया, जो कि एक तरीके से वेरिएबल लॉस है, ठीक है। लेकिन फील्ड को हम लोग हमेशा, फील्ड कॉपर लॉस को क्या मानेंगे हम लोग हमेशा कांस्टेंट, क्योंकि इसके क्रॉस वोल्टेज हमेशा क्या होता है कांस्टेंट होता है। किसके लिए, डीसी शंट मोटर के लिए या फिर डीसी शंट जनरेटर के लिए। ओके, दोनों एक साथ चलेगा आप यहाँ पे। तो ये कॉपर लॉस हो गया, उसको हम लोग वेरिएबल लॉस क्यों बोलते हैं, ऑलरेडी आपको पता होगा, ट्रांसफॉर्मर बहुत ही डेप्थ में बताया मैंने आपको, क्योंकि ये करंट के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। अब हम लोग आते हैं भाई कांस्टेंट लॉस के ऊपर। कांस्टेंट लॉस क्या क्या होता है डीसी मोटर में। तो कांस्टेंट लॉस की बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका कोर लॉस, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका फ्रिक्शन लॉस, उसके बाद आ जाएगा आपका विंडेज लॉस यानी हवा के चलते, और विंडेज लॉस डायरेक्टली होता है स्पीड के स्क्वायर के ऊपर भाई, ठीक है, स्पीड के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। फ्रिक्शन लॉस सीधे सीधे स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। अब समझिए इसको कैसे याद करेंगे, बहुत ज़्यादा एक तरीके से वो होता है, कन्फ्यूजन होता है। तो इसको याद करना सिंपल तरीका है, जैसे आप बाइक चला रहे हैं, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि अगर आप 50 के स्पीड में बाइक चला रहे हैं तो जो विंड फ्लो होता है, यानी जो आपके फेस के ऊपर हवा का जो झोंका पड़ रहा है, ठीक है, वो कम स्पीड पे कम होता है। लेकिन वही अगर आप स्पीड ज़्यादा बढ़ाने लगेंगे तो उस बेसिस पे आपका जो विंड फ्लो हो रहा है आपके फेस पे वो ज़्यादा होने लगता है, ठीक है, यानी आप सीधे सीधे स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्पीड पे चलेंगे वो स्क्वायर के हिसाब से आपका विंड फ्लो जो होता है बढ़ते जाता है, ठीक है। तो उसको आपको माइंड में रखना है यहाँ पे हमेशा। उस तरीके से आगे देखेंगे तो इसके बाद आपका स्ट्रे लॉसेस होता है, ठीक है, स्ट्रे लॉसेस। ओके, उसके बाद फिर और डीसी मशीन में आपका यहाँ पे ब्रश के क्रॉस जो आपका लॉस होगा, ब्रश लॉस। ब्रश लॉस में क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज देखिए ब्रश जैसे ये मान लेते हैं आपका कम्यूटेटर सेगमेंट है, तो ब्रश ऐसे दोनों तरफ से ऐसे लगा होता है ना, ठीक है, तो ये गोल गोल घूम रहा है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे ब्रश में भी क्या होगा लॉस होगा, या फिर कहीं फ्रिक्शन लॉस तो होगा यहाँ पे। उसके बाद फिर आपका ब्रश में भी लॉस होगा, क्योंकि ब्रश क्या है एक तरीके से कार्बन से बना, कार्बन का रेजिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, कार्बन का रेजिस्टेंस ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे क्या होगा एक तरीके से हीट पैदा होगा, ठीक है, हीट कुछ नहीं आपका ये लॉस ही है। तो इतने तरीके के आपके यहाँ पे लॉस होते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा बुक में इन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे नो लोड रोटेशनल लॉस, ठीक है, नो लोड रोटेशनल लॉस का मतलब क्या है भाई, मैं सीधे सीधे बता देता हूँ। सबसे पहले देखें, बिकॉज बुक से हम लोग लाइन लाइन पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम फेस करना होगा। सिंपल समझिए, सबसे पहले अभी हम लोगों ने कॉपर लॉस पे बात किया है, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कॉपर लॉस अगर मेरे को फाइंड आउट करना है अपने डीसी मोटर में या फिर कहीं डीसी मशीन में, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए क्या जुगाड़ कर सकते हैं हम लोग। तो ट्रांसफार्मर अगर आपने पढ़ा होगा तो इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मेरे को कॉपर लॉस फाइंड आउट करना है तो कभी भी हम लोग रेटेड वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पे रेटेड वोल्टेज कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे। किसके लिए, फिर चाहे आपका ट्रांसफार्मर हो, फिर चाहे आपका यहाँ पे डीसी मशीन हो। अब क्यों नहीं करेंगे, तो दोनों को मैं यहाँ पे रिवाइज करवाता हूँ। सबसे पहले हम लोग अपने डीसी मोटर का एग्जांपल लेते हैं सिंपल सा। देखिए भाई डीसी मोटर में हम लोग सबसे पहले देखिए कॉपर लॉस का मतलब क्या है, यहाँ पे आई ए स्क्वायर आर है। अब देखिए क्योंकि ये एक तरीके से हीट पैदा कर रहा है और हीट हम लोग के लिए यहाँ पे यूजलेस है, फिर ये बहुत ही एक तरीके से यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा हमारे मोटर के लाइफ के ऊपर, क्योंकि हीट पैदा हो रहा है। इसका मतलब क्या, आपके इंसुलेशन को डैमेज करेगा जो कोर और आर्मेचर वाइंडिंग के बीच में। जैसे ट्रांसफार्मर का अगर आपने कंस्ट्रक्शन समझ लिया ना, तो वही सेम तो आपके डीसी मशीन में भी है ना भाई, एसी मशीन में भी वही, सब जगह वही रहेगा एक तरीके से। और अगर मैं यहाँ पे सीधे सीधे डीसी मोटर की बात करूँ तो डीसी मोटर में क्या है, कम्यूटेट, जैसे आपने इनपुट दिया, क्या इनपुट दिया आपने डीसी सोर्स यानी डीसी सप्लाई दिया, ठीक है, लेकिन ये कम्यूटेटर में घुसते ही क्या हो जा रहा है, आर्मेचर में जब भी जाएगा तो एसी ही होता है एक तरीके से, समझ रहे हैं, यानी एसी आपका आर्मेचर के अंदर आ रहा है, राइट। तो
अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं भाई, अगर ट्रांसफॉर्मर में देखें या फिर ऐसे समझिए, जो आई ए स्क्वायर आर ए लॉस है, इसको हम लोग हमेशा रेटेड पे देखना चाहेंगे। रेटेड पे क्यों देखना चाहेंगे? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जैसे सिंपल एनालॉगस लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं एक लड़का है, तो अब इसके पास कितना स्टैमिना है ठीक है से रनिंग करने का, तो इसको हम लोग कुछ भी आप मार्केट में खरीदते हैं तो उसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ जाने बिना थोड़ी ना खरीदते हैं, ठीक है। तो अगर इसका मान लेते हैं ये 5 किलोमीटर दौड़ लेता है, ठीक है, तो सीधी सी बात है इसका ये रेटेड हो गया ना, तो इसको हम लोग पहले दौड़ा के देखेंगे कि 5 किलोमीटर दौड़ता है कि नहीं दौड़ता, उसके बाद ही हम लोग किसी भी जो भी आपका मेडिकल टेस्ट होता है उसमें पास करेंगे, राइट। तो अभी जो मोटर खरीद के ला रहे हैं हम लोग बाजार से, तो इस मोटर को हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे? रेटेड पे यूज़ करेंगे ना, ठीक है। अब रेटेड पे यूज़ करना तो सीधी सी बात मेरे को पता करना है कि रेटेड पे, क्योंकि मैं इसका मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ कि रेटेड पे कितना ये एक तरीके से आई ए स्क्वायर आर लॉस के चलते हीट पैदा करेगा। समझ रहे बात को? तो यहाँ पे मेरे को करंट क्या चाहिए? एक तरीके से रेटेड फ्लो करवाना होगा इस मोटर में। अगर मेरे को आई ए स्क्वायर आर लॉस, ठीक है, रेटेड पे देखना हो तो रेटेड करंट मेरे को फ्लो करवाना पड़ेगा। अब रेटेड करंट फ्लो करवाने का मतलब है भाई कि इसके अंदर मेरे को यहाँ पे आउटपुट में क्या करना होगा? रेटेड लोड लगाना होगा। रेटेड लोड लगाइएगा तभी तो इसके अंदर रेटेड करंट ही खींचेगा। लेकिन अब मान लेते हैं मेरे पास 1 मेगावाट का मोटर है, समझ रहे बात को? 1 मेगावाट मतलब सोच रहे हैं कितना, जो आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन में लगा हो, तो जो मैंने आपको वीडियो सजेस्ट किया था वहाँ पे आपने देखा होगा 1 मेगावाट का एक तरीके से टायर के नीचे में लगा हुआ था, राइट। तो 1 मेगावाट अगर मान लेते हैं इसको टेस्ट करना, तो मेरे को कहाँ लेके जाना है? उसको ट्रैक्शन में लगाना होगा, लोकोमोटिव के नीचे में, तब जाकर के उसके पीछे में बॉगी लगाना पड़ेगा, उस पर लोड देना पड़ेगा, तब जाकर के आपका 1 मेगावाट का क्या होगा यहाँ पे लोड मिल पाएगा। तो ये हम लोग के लिए कॉम्प्लिकेटेड है कि नहीं है? मैन्युफैक्चरर थोड़ा ना जाएगा अब लेकर के इंडियन रेलवे के पास रिक्वेस्ट करने की हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग करना चाहते हैं। ओके, यही सेम चीज़ प्रॉब्लम ट्रांसफार्मर में भी देखा था हम लोगों ने। जैसे मान लेते हैं आपके पास यहाँ पे 200 MVA का एक ट्रांसफार्मर है, तो भाई इतना हैवी लोड कहाँ से लेकर के आइएगा आप? इतना हैवी लोड लगाने का मतलब है आपको पूरा का पूरा कम से कम तो 2-3 शहर एक तरीके से जोड़ना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है, तब जाकर के आपका ट्रांसफार्मर इसे रेटेड लोड पाएगा, तब जाके इसमें रेटेड करंट फ्लो होगा। ओके, तो इससे बचने के लिए हम लोग मोटर पर जिक्र करेंगे। ट्रांसफार्मर ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा, ठीक है। तो मोटर में अगर आपको मान लेते हैं रेटेड करंट फ्लो करवाना है, लेकिन आपके पास ये लोड अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल यूज़ करते हैं ब्लॉक रोटर टेस्ट, ठीक है। ब्लॉक रोटर टेस्ट मतलब क्या है भाई कि ये मेरा मान लेते हैं डीसी मोटर है, मैंने क्या किया, इस रोटर को एक तरीके से ब्लॉक कर दिया, ठीक है, यानी रोटर को मैं घूमने नहीं दे रहा हूँ, और यहाँ से मैंने एक तरीके से सप्लाई दिया, ठीक है। अब मैंने अभी जस्ट बताया कि कॉपर लॉस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो कभी भी हमने यहाँ पर रेटेड वोल्टेज नहीं देते हैं। अब समझिए क्यों नहीं देते हैं, इस मोटर में क्यों नहीं देंगे, क्या चीज़ का डर है? हम लोग को डर है कि मेरा वाइंडिंग जल ना जाए, ठीक है। तो वाइंडिंग कैसे जलता है? तो करंट के ऊपर जलता है। तो करंट की बात करें, आइए इक्वल टू क्या होता है डीसी मोटर के केस में आपका VT माइनस EB डिवाइडेड बाय RA, राइट। और अगर हम लोग EB की बात करें तो ये हो जाएगा VT माइनस EB की जगह K इंटू स्पीड डिवाइडेड बाय RA। तो अगर मैंने यहाँ पे ब्लॉक कर रखा है रोटर को भाई, तो ये स्पीड मेरा जीरो, राइट, स्पीड मेरा जीरो, तो कहेंगे EB भी मेरा जीरो, राइट। अब आइए बचा क्या, VT डिवाइडेड बाय RA। अगर मैं यहाँ पे समझिए ब्लॉक करके रोटर को अगर मैं यहाँ पे रेटेड वोल्टेज दे दूंगा, तो सीधी सी बात है भाई, रेटेड वोल्टेज आपका बहुत ज़्यादा हाई है और RA एक तरीके से बहुत ही स्मॉल होता है, तो यहाँ से जो करंट फ्लो होगा ना, ये जो करंट फ्लो होगा ये बहुत ज़्यादा लार्ज होगा, ठीक है, ये टू लार्ज होगा। और ये इतना ज़्यादा लार्ज होगा कि ये डायरेक्ट, क्योंकि आप देख रहे हैं हीटिंग आई ए स्क्वायर आर पे और आई ए का भी स्क्वायर है, ठीक है, तो करंट मेरा लार्ज हो जाएगा, यहाँ पे करंट लार्ज हो वो भी स्क्वायर के हिसाब से, ठीक है। तो सीधी सी बात यहाँ पे इतना ज़्यादा गर्मी पैदा होगा कि ये डायरेक्ट मोटर क्या होगा आपका बर्नआउट हो जाएगा, ठीक है, यानी रेटेड से आपका कई टाइम्स ज़्यादा आपके करंट इसमें चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे इस वोल्टेज को कभी भी रेटेड नहीं रखते हैं, रेटेड से हमेशा कम रखेंगे, ठीक है, बहुत कम रखते हैं, ठीक है। अगर आपने ट्रांसफार्मर पढ़ा तो आपने बताया रेटेड का 10 से 12% ही हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं जब हम लोग को कॉपर लॉस फाइंड आउट करना, तो वही है यहाँ पे भी, ठीक है। जो भी आपका रेटेड वोल्टेज है उसका 10 से 12% ही अप्लाई करेंगे, और उतने स्मॉल वोल्टेज पे आपका क्या हो जाएगा, आइए एक तरीके से रेटेड फ्लो होने लगता है। ओके, अब क्योंकि यहाँ पे करंट मेरा एक तरीके से रेटेड आ गया है, तो सीधी सी बात है यहाँ से अब आपका आई ए स्क्वायर आर लॉस जो मिलेगा ये रेटेड लोड पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई भी क्या बोलते हैं लोड वोड मैकेनिकल लोड लगाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो इस तरीके से हम लोग सीधे सीधे कॉपर लॉस फाइंड आउट करते हैं, किसके लिए, मोटर के लिए, राइट। तो यही है भाई, ट्रांसफार्मर अगर आपने सही से किया हुआ है तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, ट्रांसफार्मर नहीं पढ़े हैं तो फिर यहाँ पे प्रॉब्लम करेगा। अब हम लोग आते हैं, ये तो हो गया आर्मेचर का एक तरीके से, यानी आर्मेचर के अंदर
जो भी कॉपर लॉस हो रहा है उसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका मैंने यहाँ पे मेथड बताया। मेरे को फील्ड का यानी फील्ड वाइंडिंग में भी तो एक तरीके से कॉपर लॉस हो रहा है, तो फील्ड वाइंडिंग का अगर मेरे को कॉपर लॉस फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए सिंपल सा तरीका है, या फिर कहिए इसको हम लोग सीधे से कहेंगे ये जुगाड़ है एक तरीके से। थोड़ा सा हम लोग न्यू पेज पे आएंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग फील्ड कॉपर लॉस के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फोटो बनाते हैं, ये हो गया आपका आर्मेचर, ब्रश, आरए, फील्ड टर्मिनल, फील्ड के चलते आपका रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका आरएफ, यहाँ से हम लोग देंगे सप्लाई। अब समझिए मैंने आपको वीडियो सजेस्ट किया था जिसमें हम लोग ने देखा था कि कैसे आप पता करेंगे, जैसे मान लेते हैं आपके पास 3 डीसी मोटर रखा हुआ है, ठीक है, डीसी मोटर 1, डीसी मोटर 2 और ये मान लेते हैं डीसी मोटर 3। अब भाई अगर आपको यहाँ पे एक सीरीज़ है, एक शंट है, एक कंपाउंड है, इस तरीके का आपका दिया हुआ है, अब आपको बताना है कि कौन सा डीसी सीरीज मोटर है, कौन सा डीसी शंट मोटर है, कौन सा डीसी कंपाउंड मोटर है। तो आप कैसे पता करेंगे, रियल लाइफ की बात हो रही है यहाँ पे, कोई थ्योरेटिकल नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आपने देखा था सजेस्टेड वीडियोस में कि जो डीसी शंट मोटर था बाहर में 4 टर्मिनल था, इस तरीके से समझ रहा है, 2 टर्मिनल, यानी सीधी सी बात है भाई, इसके अंदर जो शंट है, मान लेते हैं मेरा शंट है, ठीक है, तो शंट के अंदर क्या है आपका 2 ही वाइंडिंग है ना, एक फील्ड वाइंडिंग है, एक आर्मेचर वाइंडिंग है, समझ रहे बात को। इसमें जो आपने तार इस तरीके से घुमाया होगा यहाँ पे ब्रश से होते हुए ये बाहर निकल गया यहाँ पे, ठीक है, तो ये एक टर्मिनल हुआ, ठीक है। फील्ड वाइंडिंग की बात करें तो फील्ड वाइंडिंग में भी कॉइल होती है, आपका निकल गया, ठीक है, तो ये आपका 4 पॉइंट, ठीक है, ये आर्मेचर ए और ए डैश कर लेते हैं, ठीक है, और ये फील्ड डैश कर लेते हैं, ठीक है। तो ये था आपका इस तरीके से, ओके। उसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पे कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे 6 था, क्योंकि कंपाउंड में क्या होता है, एक शंट में भी फील्ड वाइंडिंग लगा होता है और एक सीरीज में भी लगा होता है, ठीक है, तो यहाँ पे 6 था। सीरीज की बात करें तो यहाँ पे भी आपका एक तरीके से 4 था, राइट। तो आप देख रहे हैं कि प्रैक्टिकल लाइफ वाले मोटर में आपका जो कनेक्शन होता है इस तरीके से नहीं होता, ये तो आपने सर्किट डायग्राम में परमानेंट कनेक्शन कर रखा है। आप देखेंगे, आप कहेंगे तो मेरे मोटर से तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या बोलते हैं 2 ही तार निकल रहा है, ठीक है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, रियल लाइफ में आपका यहाँ पे आर्मेचर का अलग होगा पॉइंट, फील्ड का अलग होगा पॉइंट, समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब मान लेते हैं भाई मेरे को यहाँ पे फील्ड कॉपर लॉस फाइंड आउट करना है, तो फील्ड कॉपर लॉस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग हमेशा जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे रेटेड अप्लाई करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहले समझिए, सबसे पहले तो आपको पता कर लेना है कौन सा मेरा फील्ड वाइंडिंग का एक, तो फील्ड वाइंडिंग कैसे पता कर रहे थे, तो आपने देखा था वहाँ पे टेस्टिंग लैम्प था, तो बल्ब वहाँ पे क्या हो रहा था, ग्लो नहीं कर रहा था, वो एक तरीके से स्पार्क कर रहा था वहाँ पे। क्यों नहीं ग्लो कर रहा था, क्योंकि आपको पता है ये जो मेरा, इसको मैं उखाड़ लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, उखाड़ के इधर मैं बनाता हूँ, ये मेरा एक तरीके से फील्ड वाइंडिंग, मतलब सीधे से कहिए सोलेनॉइड है, इसके चलते जो रेजिस्टेंस आरएफ मान लेते मेरा 250 ओम का है, ठीक है, ओके। अब सीधी सी बात है भाई, यहाँ से पॉइंट मेरा निकल गया, तो यहाँ पे मैं वोल्टेज अगर रेटेड अप्लाई करूँगा ना, तो क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे करंट की बात करें, आई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वी टी डिवाइडेड बाय 250 ओम, समझ रहे थे। यहाँ पे मेरे को वोल्टेज टर्मिनल क्या करना होगा, रेटेड देना होगा, क्यों, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस है बहुत ज़्यादा लार्ज है, समझ रहे थे। यहाँ पे जलेगा नहीं, कभी भी बर्नआउट नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इस सोलेनॉइड का ज़्यादा होता है, ओके। तो यहाँ पे फील्ड कॉपर लॉस में, यानी फील्ड कॉपर लॉस अगर आप फाइंड आउट करना हो, ये भी किस पे फाइंड आउट करेंगे भाई, तो रेटेड पे ही फाइंड आउट करेंगे, मतलब इसमें हम लोग रेटेड फील्ड करंट चलाएंगे, यानी फ्लो करवाएंगे इसमें। तो रेटेड फील्ड करंट फ्लो करवाने का हमारे पास एक ही तरीका है कि हम लोग यहाँ पे रेटेड वोल्टेज अप्लाई करें, ओके, क्योंकि रेटेड वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये कभी भी बर्नआउट नहीं होगा मेरा सोलेनॉइड, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस मेरा बहुत ही ज़्यादा लार्ज है। तो इसके अंदर जब आपका रेटेड करंट फ्लो होने लगेगा तो सीधी सी बात है, आपका आई एफ इंटू वी एफ करेंगे, ही मेरा क्या होगा, ड्रॉप होगा, क्योंकि इसके क्रॉस भाई ये इंडक्टेंस को हम लोग नहीं लेते हैं, ये स्टेडी स्टेट चल रहा है हमेशा, ठीक है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस तरीके से हम लोग जुगाड़ करके करते हैं। मेन आपका ये भाई, ठीक है, आपने वीडियो अगर देखा होगा तो आपको ये समझ में आ, स्किप कर रहे होंगे तो ये सब नहीं समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से हम लोग कॉपर का आर्मेचर का कॉपर लॉस और फील्ड का कॉपर लॉस फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने कांस्टेंट लॉसेस के ऊपर। ये तो वेरिएबल लॉस था, और ये जो फील्ड वाइंडिंग था ना भाई, ये फील्ड वाइंडिंग को हम लोग कांस्टेंट ही मानेंगे, क्योंकि सीधी सी बात है यहाँ पे जो वोल्टेज होता है शंट में ये कांस्टेंट होता है, ओके, फ्लक्स कांस्टेंट होता है हमेशा। तो अभी बात की बात है वो। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे नो लोड रोटेशनल लॉस, मतलब क्या, रोटेशनल लॉस पढ़ना है। अभी आपने क्या पढ़ा, वेरिएबल लॉस, अब हम लोग आ रहे हैं रोटेशनल लॉसेस पे, ठीक है। इस नो लोड को आप हटा दीजिए, बस समझिए रोटेशनल लॉस में क्या होता है।
ओके तो जैसे अगर हम लोग ट्रांसफार्मर से कंपेयर करें तो ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं था, ये तो पूरा पूरा स्टैटिक था, ठीक है। इसलिए इसमें क्या था, एक कॉपर लॉस हो गया और एक आपका वेरिएबल लॉस हो गया, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग रोटेटिंग मशीन में पढ़ रहे हैं, डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, तो यहाँ पे क्योंकि आपका आर्मेचर गोल गोल घूम रहा है, इसका मतलब कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लॉसेस आ जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं रोटेशनल लॉस। ओके, अब रोटेशनल लॉस सीधी सी बात है, जैसे ये पेन है, ठीक है, इसको अगर मैं इधर से बियरिंग लगा दे रहा हूँ, इस शाफ्ट पे बियरिंग, इधर शाफ्ट पे बियरिंग, उसको गोल गोल घुमाऊंगा इस तरीके से, सीधी सी बात है भाई, यहाँ पे फ्रिक्शन लॉस होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका हो गया फ्रिक्शन लॉस, ठीक है। उसका विंडेज लॉस, सीधी सी बात है, जब घूमेगा गोल गोल, क्योंकि इसके ऊपर, ये तो मैंने सिर्फ शाफ्ट दिखाया, इसके बीच में आर्मेचर भी तो बंधा हुआ है, समझ रहे बात, बीच में आर्मेचर भी है, तो सीधी सी बात है विंडेज भी इसको क्या करेगा, एक तरीके से अफेक्ट करेगा, इसके स्पीड को हमेशा रोकने की कोशिश करेगा, समझ रहे हैं। उसके बाद और भी आपका मैकेनिकल लॉस होता है, जैसे स्ट्रे लॉस इसके अंदर आता है, तो वही सब लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन लॉस आ जाएगा, विंडेज लॉस आ जाएगा, ओके। और यहाँ पे नो लोड क्यों लगा है, इस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अभी बस समझिए रोटेशनल लॉस क्या होता है। ये तो मैंने बता ही दिया, आपका आई स्क्वायर लॉस दो तरीके का, आर्मेचर के चलते और एक फील्ड के चलते। देखिए फील्ड ओमिक लॉस लिखा है ना, वी एफ इंटू आई एफ। ओके, खत्म हो गया। अब स्ट्रे लॉसेस पे आते हैं, तो स्ट्रे लॉसेस क्या बोलता है, आपने पढ़ा होगा आर्मेचर रिएक्शन, ठीक है। तो आर्मेचर रिएक्शन मैंने आपको बताया था भाई कि आपका जो मेन मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, ठीक है, मेन मैग्नेटिक फील्ड कैसा था, इस तरीके का था, ओके। तो इसको क्या कर रहा था, वो एक तरीके से डिस्टॉर्ट कर दे रहा था, ठीक है। डिस्टॉर्शन कैसे आ रहा था, तो एक तरफ से ज़्यादा मैग्नेटाइज हो जाता था और दूसरी तरफ से ज़्यादा एक तरीके डीमैग्नेटाइज हो जा रहा था, ठीक है। तो ये डिस्टॉर्शन ऑफ एयर गैप फ्लक्स, यानी जो मेन फ्लक्स है आर्मेचर रिएक्शन के चलते, ठीक है। उसके बाद सेकंड आ जाएगा द करंट इन द कम्यूटेटिव कॉइल। अब देखिए, जो कम्यूटेशन मैंने आपको पढ़ाया था, तो कम्यूटेशन मैंने आपको बताया था भाई, करंट जब रिवर्स होता है ना, तो पूरा पूरा रिवर्स अगर नहीं हुआ, जैसे आपने कम्यूटेशन पीरियड पढ़ा होगा टाइमिंग का, जहाँ पे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अगर आपका डिले कम्यूटेशन है, डिले कम्यूटेशन में क्या हो रहा था कि करंट को रिवर्स होने में ज़्यादा समय लग जा रहा था, ज़्यादा समय लगने के कारण क्या हो रहा था कि वो पूरा पूरा रिवर्स नहीं हो पा रहा था, उसके चलते स्पार्किंग आ जाता। तो वहाँ पे भी क्योंकि जो स्पार्क हुआ, जो चिंगारी लगा, तो अभी एक तरीके से तो हीट ही है ना भाई, ठीक है। तो वो हीट एक तरीके से लॉस में चला गया वो, ओके। तो वही सब लिखा हुआ कम्यूटेशन के चलते जो होता है आपका वो, ठीक है। तो वही सब है। और क्या बोलता है, इट इज़ डिफिकल्ट। अब ये सीधी सी बात है, जैसे कम्यूटेशन वाला मैंने बताया, जो स्पार्किंग हो रहा है ब्रश में, ठीक है, करंट रिवर्सल के दौरान, तो वो कैसे आप फाइंड आउट कीजिएगा, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वही अनुमान लगाया गया है कि इसको हम लोग क्या करेंगे, 1% मान करके चलते हैं। जैसे माना है कि 150 किलोवाट का कोई मोटर है, तो इसमें जो होगा 1%, यानी 150 का 1% जो आपका पावर लॉस होगा वो स्ट्रे लॉसेस में चला जाएगा। तो टोटल हम लोगों ने कितने तरीके का लॉसेस पढ़ा, रोटेशनल लॉस में आ गया विंडेज फ्रिक्शन, ठीक है। वेरिएबल लॉस में आ गया आपका आर्मेचर कॉपर लॉस, और फील्ड को भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये भी कांस्टेंट क्या आता है, स्ट्रे लॉसेस। तो ये मैंने टाइप्स ऑफ लॉस बताया है, कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, अगर मेरे को रोटेशनल लॉस फाइंड आउट करना हो भाई, जैसे देखिए आर्मेचर का कॉपर लॉस तो निकालना बता दिया मैंने, फील्ड का भी निकालना बता दिया, स्ट्रे लॉस हम लोग फाइंड कर ही नहीं सकते हैं। जो भी आपका मोटर का रेटिंग होगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास 2000 किलोवाट का मोटर है, तो उसका 1% लेकर के चलना पड़ेगा, समझ रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं रोटेशनल लॉस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए क्या जुगाड़ है हम लोग के पास, ओके। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से पावर फ्लो पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अभी मान लेते हैं मेरे पास एक मोटर है, और ये सेम चीज़ आपके जनरेटर में भी अप्लाई होगा, राइट। तो उसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, और ये सब भाई आप आराम से बैठ करके मन में सोचा कीजिए कि कैसे होता है। जैसे मैंने अभी डीसी मोटर का एग्जांपल बताया, जनरेटर में कैसे फाइंड आउट करना है, तो ये आपको सोचना पड़ेगा बैठ करके, ठीक है। जब तक आप खुद का दिमाग नहीं लगाइएगा, तब तक आपको मशीन कभी भी इंटरेस्टिंग नहीं मिलेगा, ठीक है। बना बनाए अगर मैं यहाँ पे सब चीज़ बता दूंगा, तो फिर वो दिमाग आपका काम ही नहीं करेगा, ओके। डिपेंडेंट सोर्स मत बनिए। अभी मान लेते हैं, इसमें मेरे को रोटेशनल लॉस फाइंड आउट करना। रोटेशनल मतलब फ्रिक्शन लॉस क्या होगा, विंडेज लॉस क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को रोटेशनल लॉस फाइंड आउट करना है, तो मेरे को ये मोटर को चलाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको क्या कर रहा हूँ, नो लोड पे चला रहा हूँ, राइट। अब नो लोड पे ही क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है भाई, नो लोड पे क्या होगा, इसका रेटेड स्पीड मिलेगा, और नो लोड पे जो भी बियरिंग ये सब लगा, उसमें जो भी फ्रिक्शन लॉस ये सब होगा, वो सब आपका वहाँ पे मिल जाएगा। नो लोड पे चलाया मैंने। नो लोड पे चलाने का मतलब क्या है, यहाँ पे आपने जो इनपुट दिया, ये तो मैंने वीटी दिया, मतलब रेटेड दिया मैंने। यहाँ पे बोले रेटेड क्यों, क्योंकि नो लोड में हमेशा रेटेड देते हैं भाई, ठीक है। वो आर्मेचर लॉस फाइंड आउट, उसमें हम लोग रेटेड नहीं देंगे कभी भी, ओके। समझिए, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे मैंने रेटेड एक तरीके से दिया। अब यहाँ से जो भी करंट जाएगा ना, ध्यान समझिएगा, यहाँ से जो भी करंट है, क्योंकि मेरा नो लोड पे, तो हमेशा मैंने बताया जो आपका आर्मेचर करंट होगा, यानी इधर जो करंट खींचेगा ना, ये एक तरीके से अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है, राइट। लेकिन आप
एक तरीके से थ्योरेटिकल लेकर के चलेंगे तो जीरो मान के चलते, लेकिन हम प्रैक्टिकल अगर देखें तो कभी भी आईए मेरा यहाँ पे जीरो नहीं होगा। समझ रहे बात को, आईए जीरो नहीं, यानी आईए का कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगा, लेकिन बहुत ही स्मॉल होगा। फाइनाइट वैल्यू पे होगा ये, लेकिन वेरी वेरी स्मॉल, यानी मिली एम्पेयर आप मान के चल सकते हैं, मिली एम्पेयर में लेगा ये, वेरी वेरी स्मॉल। अब भाई मुझे बताइए कि यहाँ से वोल्टेज अप्लाई किया है, यहाँ से मेरा कुछ ना कुछ करंट खींच ही रहा है, मान लेते हैं यहाँ से मैं लाइन करंट बोल रहा हूँ सीधे सीधे, तो सीधी सी बात है ये कुछ ना कुछ पावर खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है आपकी बैटरी से, बोलिए। तो वो पावर कहाँ जा रहा होगा, सोचने वाली बात है। कुछ ना कुछ तो पावर ये ले रहा है, तो वो पावर कहाँ जा रहा है, वो भाई जाता है, जैसे मान लेते हैं मेरा एक पेन है, ठीक है, इसको साफ्ट समझिए, तो भाई इसको अगर मेरे को घुमाना है, भले यहाँ पे यहाँ पे कोई मैकेनिकल लोड नहीं लगा हुआ, ठीक है, जैसे लोड लगाना मतलब क्या, मैंने इसको फिंगर से ऐसे पकड़ के रखा है कि इसको मैं घूमने नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मान लो अभी मैंने फिंगर हटा लिया, ठीक है, तो इसको अभी भी घूमने के लिए, इसको घुमाने के लिए गोल गोल मेरे को कुछ ना कुछ यहाँ पे टॉर्क चाहिए, ठीक है, जो कि एक तरीके से कहिए बेयरिंग और इस शाफ्ट के बीच में जो फ्रिक्शन बन रहा होगा उससे ओवरकम करना होगा। उसके बाद जो भी इसको हवा के दबाव, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी तो होता है, ठीक है, तो हम लोग बड़े मशीन पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को तो नहीं लेके चल रहे, लेकिन जब ये घूमेगा तो विंडेज लॉस होगा वहाँ पे, ठीक है, तो सीधी सी बात, को घुमाने के लिए भी हम लोग को कुछ ना कुछ यहाँ पे टॉर्क चाहिए होता है। टॉर्क चाहिए मतलब क्या, यहाँ पे कुछ ना कुछ करंट होगा। अब यहाँ पे आता है कि जो भी आप पावर यहाँ से खींच रहे हैं ना, देखिए इस मोटर को वर्किंग प्रिंसिपल अगर देखें तो मोटर को चलने के लिए भाई सीधी सी बात है, मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे रेटेड वोल्टेज अप्लाई किया हुआ टर्मिनल पे, तो यहाँ से जो मेरा फील्ड करंट होगा ये मेरा रेटेड आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई रेटेड वोल्टेज है ना इसके बीच में, यहाँ से फील्ड करंट होगा ये IF आएगा, ये मेरा रेटेड हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर अगर मेरा रेटेड फील्ड करंट आ गया है और यहाँ पे वाइंडिंग के चलते रेजिस्टेंस आ रहा है, इसका मतलब क्या, नो लोड पे भी मेरा यहाँ पे क्या होगा, इसको क्या बोलते हैं, फील्ड कॉपर लॉस होगा, ठीक है, नो लोड पे भी आपका फील्ड कॉपर लॉस प्रेजेंट होगा, कॉपर लॉस प्रेजेंट होगा, ठीक है। आर्मेचर में कॉपर लॉस नहीं होगा, क्योंकि आर्मेचर में रेटेड करंट थोड़ा सा फ्लो हो रहा है, करंट तो आपका नेग्लिजिबल है, बहुत ही स्मॉल। ओके, तो नो लोड पे जब इसको घुमाएंगे तो सबसे पहले मेरे को कौन सा लॉस मिला, फील्ड कॉपर लॉस प्रेजेंट होगा हमारी मशीन में, ठीक है। यानी यहाँ से जो भी आपका करंट खींच रहा होगा, कुछ ना कुछ मतलब जो भी यहाँ से पावर खींच रहा होगा बैटरी से, वो कुछ ना कुछ पावर लॉस कहाँ हो रहा होगा, फील्ड के कॉपर लॉस में जा रहा होगा, ठीक है। उसके बाद इधर जो भी करंट आ रहा है, जो भी टॉर्क बनाने में जो करंट खत्म हो रहा होगा, उसके चलते क्या हो रहा होगा, फ्रिक्शन लॉस को ओवरकम कर रहा होगा और विंडेज लॉस को एक तरीके से ओवरकम कर रहा होगा, ठीक है, राइट। तो अभी हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे लिखेंगे लॉसेस, इसके अंदर क्या क्या लॉसेस होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉपर लॉस, फील्ड का होगा प्रेजेंट नो लोड पे जब घुमाएंगे, प्लस आपका यहाँ पे विंडेज लॉस होगा, फ्रिक्शन लॉस होगा, ब्रश के पास भी लॉस होगा, क्योंकि ब्रश क्या है एक तरीके से कम्यूटेटर से कनेक्टेड है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन हो रहा होगा, बियरिंग के चलते फ्रिक्शन, ब्रश के भी चलते फ्रिक्शन, ठीक है, दो जगह फ्रिक्शन आएगा यहाँ पे। उसके बाद प्लस यहाँ पे कुछ स्ट्रे लॉसेस भी होगा। स्ट्रे लॉसेस क्यों, क्योंकि यहाँ पे सीधी सी बात है भाई, कुछ ना कुछ करंट आया तो कुछ ना कुछ आर्मेचर रिएक्शन भी होगा, कहिए कुछ ना कुछ स्पार्किंग भी होगा, सिंपल कहिए, ठीक है, जो कि हम लोग नहीं एक तरीके से देख पाएंगे, फिर कहिए थ्योरेटिकल हम लोग उसको नेगलेक्ट करके चलते हैं। तो मेरे को यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, मेरे को फाइंड आउट करना भाई रोटेशनल लॉस, मतलब विंडेज और फ्रिक्शन लॉस। तो समझिए मेरे को क्या करना, यही ना, ये जितना भी लॉसेस हुआ ना नो लोड पे, जितना भी लॉसेस हुआ, यही क्या है एक तरीके से पावर खींच रहा है यहाँ से, ठीक है। लेकिन मेरे को क्या करना है, ये वाला दो लॉस चाहिए मेरे को, विंडेज और फ्रिक्शन लॉस। इसका मतलब क्या, कॉपर फील्ड लॉस अगर मेरे को पता है, ब्रश लॉस पता है, ब्रश लॉस को भी हम लोग मान के चलते हैं रोटेशनल लॉस में, क्योंकि रोटेशनल का चलते ही आ रहा है, ठीक है। और स्ट्रे लॉस को भी हम लोग मान लेते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो लॉस होगा ना, ये मान लेते हैं इसके चलते मेरा आ रहा है, मान लेते हैं लेट से 5 वाट का लॉस हो रहा है, ठीक है, और ये मान लेते हैं मेरा आ रहा है एक तरीके से 6 वाट आ रहा है भाई, ठीक है। तो सीधी सी बात है, अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ ये लॉस चाहिए तो इसको क्या करेंगे, 6 वाट में से 5 वाट घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 वाट, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सीधे सीधे, मतलब ये इतना ईजी नहीं होता है कैलकुलेट करना। ओके, तो विंडेज और फ्रिक्शन लॉस को हम लोग सीधे नो लोड पे मोटर को घुमा देंगे, मोटर को घुमा देते हैं यहाँ पे आपका वाइंडिंग के चलते, यानी फील्ड वाइंडिंग के चलते लॉस होगा। सीधी सी बात है भाई, जो भी करंट और जो भी वोल्टेज यहाँ पे है उसी वही ना पावर मिल रहा होगा यहाँ पे अंदर में, ठीक है। तो वही है कि अब इसमें से आपको फिल्टर कर लेना है, फिल्टर करना मतलब छान लेना है, फील्ड कॉपर लॉस को अलग कर लीजिए और ये सब को आपको अलग कर लेना है। ये अगर पता चल गया, ये पता चल गया, दोनों में से घटा लीजिए, आपको यहाँ पे मिल जाए, मतलब सॉरी, मतलब गलती हो गया ना, टोटल में से भाई टोटल लॉस, ठीक है, ये पूरा जो टोटल लॉस होगा ना, टोटल लॉस में से ये वाला एक तरीके से लॉस को घटा दीजिए, ये गलती हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, टोटल मान लेते हैं, टोटल लॉस मेरा एक तरीके से आ रहा है लेट से 6 वाट, ठीक है। और जो मेरा ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला लॉस है ना, ये मान लेते हैं मेरे यहाँ पे एक तरीके 2 वाट है। तो सीधी सी बात है, आपका
3 वॉट जो होगा क्या हो जाएगा आपका विंडोज लॉस में चला जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अपना दिमाग लगा करके पूरा फाइंड आउट करेंगे। और इलेक्ट्रिकल का अगर आपको अच्छा खासा बेस बना हुआ है तो ये सब भाई कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, फाइंड आउट करना। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा पावर फ्लो पे। पावर फ्लो भी वही है, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ बिकॉज यहाँ पे काफ़ी लाइट लग रहा होगा आपको। देखिए ये आपका जनरेटर के लिए दिया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे डीसी मोटर पढ़ रहे या डीसी मशीन पढ़ रहे हैं तो दोनों लेके चलें। तो जनरेटर में भाई थोड़ा सा मैं यहाँ पे अगर हेल्प करूँ अपने पेपर पे, देखिए जनरेटर में क्या होता है, हम लोग को बस पावर पे फोकस करना। मान लेते हैं मेरा एक तरीके से डीसी जनरेटर, राइट, ये इसका शाफ्ट है, इसको मैंने यहाँ पे कपल्ड किया हुआ है किससे, प्राइम मूवर से, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जनरेटर की बात कर रहे हैं तो जनरेटर में यहाँ पे आपका इनपुट एज अ मैकेनिकल एनर्जी होगा, ठीक है। तो ये मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा मेरा एक तरीके से 100% होगा, राइट। अब आपको पता है ये एक तरीके से यहाँ पे गोल गोल घूम रहा है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, तो सीधी जब मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा आउटपुट में आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा। लेकिन अगेन मैंने आपको बताया भाई कि इसके अंदर लॉस होगा, ठीक है। लॉस क्या होगा, हीट लॉस होगा, ठीक है, सीधी सी बात है। वही मतलब जो मोटर में हो रहा है वही जनरेटर में भी होगा, राइट। बस यहाँ पे पावर फ्लो का जो कॉन्सेप्ट है वो जस्ट फ्लिप हो रखा है। मैकेनिकल एनर्जी को हम लोग इनपुट दिया हुआ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वही लॉस होगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग पावर की बात करें तो इनपुट आपने क्या दिया, अब हम लोग बुक के साथ सिंक्रोनाइज होंगे। देखिए यहाँ से आया आपका प्राइम मूवर, प्राइम मूवर का पावर कहाँ दिया आपने, शाफ्ट पे दिया, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा भाई, सबसे पहले आपका बियरिंग के पास जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बियरिंग लगा हुआ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस, ठीक है। फ्रिक्शन बियरिंग के चलते और हवा के चलते जो भी हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद लॉस कहाँ जाएगा, नो लोड कोर लॉस मान रखा है, ठीक है, मतलब कोर लॉस में चला जाएगा, स्ट्रे लॉस में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद अंदर में जब पहुंचा यानी वाइंडिंग के अंदर जब आपका पहुंचा तो यहाँ पे क्या होगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर में यानी ई ए इंटू आई होगा और यही ए इंटू आई बाहर निकलेगा। लेकिन बाहर निकलने से पहले क्या होगा, बाहर निकलने से पहले अगर हम लोग जनरेटर में देखें भाई, देखिए ये हो गया आपका आर्मेचर, यहाँ पे कहीं शांति लेके चलते हैं इजी रखने के लिए। देखिए इसको मैंने घुमा दिया, ठीक है, घुमा दिया। घुमाने से पहले आपको बताया जो भी मैकेनिकल पावर दिया था उसमें विंडेज लॉस, फ्रिक्शन लॉस, बियरिंग लॉस, ठीक है, सब आ जाएगा उसमें, स्ट्रे लॉस सब आ जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हुआ मेरा ईएमएफ जनरेट हुआ ए इंटू आई, ठीक है। अब मेरे को आउटपुट में देखना है ना कि आउटपुट में मेरे को कितना पावर मिलेगा यहाँ पे, तो सीधी सी बात है ये जो यहाँ से करंट निकला मेरा क्या आई है, ठीक है। अब सीधे इसमें ड्रॉप होगा कि नहीं होगा, बोलिए। इसमें जो ड्रॉप होगा हम लोग क्या बोलेंगे, आई ए इंटू आर ए बोलेंगे कि नहीं, मतलब ये सीधी सी बात है। यहाँ पे क्या होगा, आई स्क्वायर आर मतलब हीट लॉस होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आर्मेचर से यानी जो आपका इलेक्ट्रिकल पावर निकलेगा, सबसे पहले तो वोल्टेज ड्रॉप होगा इस ब्रश के पास कुछ ना, मतलब ब्रश के पास कुछ ना कुछ लॉस होगा, ठीक है। ब्रश के बाद फिर आपका यहाँ पे आर्मेचर लॉस होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका क्या होगा, बाहर टर्मिनल पे मिलेगा, तो वही लिखा होगा, ठीक है, ओमिक लॉस होगा, ब्रश कॉन्टेक्ट लॉस होगा। उसके बाद आपका सीरीज फील्ड, क्योंकि सीधी सी बात है जो आइए गया आइए इस पार्ट पे दो पार्ट में टूटेगा, इधर आ जाएगा मेरा आई एफ, इधर आएगा, यानी अब आई एफ एक्साइट हो रहा था, यहाँ पे ड्रॉप होगा, देख रहे हैं। तो फील्ड के चलते जो ओमिक लॉस होगा, उसके बाद फिर मतलब ये शंट फील्ड का लॉस, ठीक है। उसके बाद फिर आपको जा करके आउटपुट में मिलेगा पावर, ओके। तो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अब हम लोग यही सेम चीज़ वही यहाँ पे रोटेशनल लॉस एक तरफ कर दिया, टोटल ओमिक लॉस एक तरफ कर दिया, ठीक है। अब यही चीज़ हम लोग अगर मोटर के लिए देखें तो मोटर के लिए देखिए भाई, मोटर के लिए हम लोग यहाँ पे क्या दे रहे हैं, इनपुट पावर एज ए इलेक्ट्रिकल दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शंट फील्ड के अंदर आई स्क्वायर लॉस, ठीक है, सीरीज फील्ड के अंदर, उसका ब्रश के पास, उसका फिर मतलब सबसे बड़ा इधर आपका टोटल ओमिक लॉस, इधर आ गया आपका रोटेशनल लॉस, ठीक है। तो ये आपका सिंपल पावर फ्लो डायग्राम है, ओके। तो आई होप कि आपको यहाँ से एफिशिएंसी क्या होता है उसके बारे में समझ में आया होगा। एफिशिएंसी में लॉसेस कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मायने रखता है, क्योंकि लॉसेस में ही आपका क्या हो रहा है, एक तरीके से फालतू एनर्जी वेस्ट हो जा रहा है, ठीक है। और वो जो एनर्जी वेस्ट हो रहा है भाई, उसी को आपको एक्स्ट्रा पैसा पे करना होता है। जैसे आप पंखा चला रहे हैं अपने घर में, ठीक है, तो पंखा चला रहे हैं इसलिए ताकि आपको हवा मिल सके, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो दे रहे हैं उससे आप क्या चाहते हैं, आउटपुट में हवा मिले, आपको मैकेनिकल एनर्जी मिले। लेकिन अब मान लेते हैं कुछ एनर्जी जो है आपका हीट में कन्वर्ट हो गया, जो कि नॉर्मल सी बात है, तो वो आपका जो हीट में कन्वर्ट हुआ तो यूजलेस है ना, आपने उसको तो कोई यूज़ नहीं किया, लेकिन वहाँ पे तो आपका एनर्जी वेस्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, जब आपका बिजली बिल आएगा, ठीक है, तो उसमें आपको उस हीट का यानी जिसका कोई यूज़ नहीं किया आपने रियल लाइफ में, उसका भी आपको पैसा पे करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग इस तरीके से मशीन को डिज़ाइन करेंगे, खासकर अभी जो रोटेटिंग मशीन पढ़ रहे हैं हम लोग, मोटर जनरेटर, ठीक है, तो उसको इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि हम लोग का जो हीट लॉस हो रहा है ना, जिसका हम लोग कॉपर लॉस, वेरिएबल लॉस, विंडेज लॉस, फ्रिक्शन लॉस, कुछ भी बोलिए, ठीक है, उसको कम से कम हम लोग रख सकें, ताकि हम लोग का
ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी क्या हो, अगर मोटर है तो हमारा मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, और जनरेटर है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दे। ओके, तो यही चीज़ था। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक वीडियो सर्च कर दे रहा हूँ। अगर आप यूट्यूब पे जाके टैरिफ लिखेंगे और आगे में अगर आप EEE लिखेंगे, ठीक है, तो आपको एक वीडियो मिलेगा भाई, ठीक है। ऑलरेडी साथ से बेसिक इलेक्ट्रिकल मैंने ये कवर किया है, नहीं किया मेरे को याद नहीं है। तो टैरिफ से आपको समझ में आए कैसे आपके घर में बिजली बिल उठता है, ठीक है। ओके, ये आपको पता होना चाहिए कि आप अगर मान लेते हैं 2000 वाट का एक मोटर चला रहे हैं और एक 500 वाट का मोटर चला रहे हैं, तो कौन सा ज़्यादा बिजली बिल एक तरीके से मतलब मीटर रीडिंग किसके चलते ज़्यादा आएगा। और मीटर रीडिंग ज़्यादा आ रहा है तो मीटर रीडिंग से भी आप क्या समझते हैं, किलोवाट आवर से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और किलोवाट आवर जो है एक यूनिट का, जैसे मान लेते आपके घर की तरफ 7 रुपये है, फिर 8 रुपये है, तो उस बेसिस पे कितना पैसा, ये मतलब आपके लिए क्वेश्चन है भाई, होमवर्क ऐसे दे देते कि ये आपके पास 2000 वाट का मोटर है, एक 500 वाट का मोटर, ठीक है। आपको बताना है और जो आपका पर यूनिट 1 किलोवाट आवर को हम लोग सीधे सीधे 1 यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो 1 यूनिट जो चार्ज है आपके घर का वो 8 रुपये है, ठीक है, 8 रुपया। तो ये दोनों पे बताना है, आप कमेंट कीजिएगा। इसके चलते कितना बिजली बिल उठेगा, कितने के लिए, तो एक दिन के लिए आपको बताना है, ठीक है, एक दिन के लिए, ठीक है। ये एक दिन अगर आप चलाते हैं 24 आवर चलाते हैं, तो ये कितना एक तरीके से बिजली बिल खाएगा, और ये एक तरीके से कितना बिजली बिल खाएगा, ठीक है, आपको बताना है। तब आपको समझ में आएगा कि हाँ आप इसको समझते हैं एक तरीके से। तो अभी हम लोग अपने इफिशिएंसी को अब यहाँ पे मैथमेटिकली एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे दोनों चलेगा, क्योंकि अभी डीसी मशीन का टाइटल देखा आपने, तो डीसी मशीन मतलब क्या, इसमें मोटर को भी लेके चलूंगा, जनरेटर को भी लेके चलूंगा। आपके बुक में सिर्फ जनरेटर को डिफाइन किया गया है प्रूफ करके, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी को भी एक तरीके से प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एफिशिएंसी की बात करें, और ये फॉर्मूला मोटर के लिए भी होगा, जनरेटर के लिए होगा, क्योंकि एफिशिएंसी हर जगह सेम होता है। एफिशिएंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, या फिर मैं अलग अलग करके बता देता हूँ। मोटर की बात करें तो क्या हो जाएगा भाई, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। यही सेम चीज़ आपके जनरेटर के लिए भी होगा, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, राइट, ठीक है। मोटर की अगर बात करें तो आउटपुट को मैं क्या लिख सकता हूँ, आउटपुट को मैं लिख सकता हूँ इनपुट पावर माइनस लॉसेस। समझ रहे हैं, इनपुट में से लॉसेस घटा देंगे तो आउटपुट ही मिलेगा मेरे को, डिवाइडेड बाय यहाँ पे इनपुट, राइट। अब देखिए, ऊपर में भी इनपुट, नीचे में भी इनपुट, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये एफिशिएंसी मोटर की जगह अगर मैं इनपुट कॉमन ले लूँ भाई, तो इनपुट क्या हो जाएगा, इनपुट मैंने ऊपर नीचे से कॉमन ले लिया इस तरीके से, राइट। तो अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा लॉसेस डिवाइडेड बाय, क्योंकि लॉसेस के नीचे में कुछ नहीं था तो ये इनपुट आ जाएगा यहाँ पे, राइट। और ये नीचे में तो 1 छुपा हुआ है, तो 1 से को मतलब ये कट जाएगा, तो ये एफिशिएंसी मोटर के लिए, ठीक है, एम है। मोटर के लिए क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस लॉसेस डिवाइडेड बाय इनपुट, ओके। और यही सेम चीज़ आपके जनरेटर के लिए भी होगा, ठीक है। उसी तरीके से इसको आप करके ब्रेक डाउन करते, ये आपका फॉर्मूला है। अभी हम लोग सबसे पहले डीसी मोटर पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, डीसी मोटर पे भाई। तो डीसी मोटर पे हम लोग देखना चाहते हैं कि मैक्सिमम अगर इफिशिएंसी चाहिए तो उसके लिए हम लोग के लिए क्या कंडीशन रखना पड़ेगा, ठीक है। किस कंडीशन पे किसी भी डीसी मोटर का एफिशिएंसी मैक्सिमम होता है। जैसे आपने ट्रांसफार्मर में पढ़ा होगा, मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या था, जब आपका वेरिएबल लॉस मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट लॉस हो गया था, ठीक है। उस सिचुएशन में आपका ट्रांसफार्मर वहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा। तो यहाँ पे भी हम लोग यही चीज़ फाइंड आउट करेंगे। तो इस फॉर्मूले को मैं साफ पेज पे लिखता हूँ, राइट। तो यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ मोटर आ गया आपका 1 माइनस लॉसेस डिवाइडेड बाय इनपुट। तो अभी मैं यहाँ पे एक मोटर बनाऊँ और शंट मोटर मानते हैं, ये हो गया आर ए। यहाँ से जो करंट आ रहा होगा ये आपका आई एल होगा, ठीक है। इधर जो करंट आ रहा होगा इसको मैं आई ए। और एफिशिएंसी हम लोग हमेशा किस पे फाइंड आउट करते हैं, रेटेड पे, यानी ये लोड लगा हुआ है आर्मेचर पे, ठीक है। यहाँ पे होगा आई एफ, राइट। और आपको पता है क्योंकि शंट मशीन लेके चला है तो आई एफ जो होता है बहुत ही स्मॉल होता है। तो आई एफ स्मॉल यानी मैं कह सकता हूँ जो भी आपका आई एल यानी यहाँ से जो भी करंट खींच रहा होगा वो अप्रॉक्सीमेटली बराबर होगा आई ए के, राइट। मैंने आई एफ को एक तरीके से अवॉइड कर दिया, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे लॉसेस लिखूँगा। तो मोटर के केस में क्या क्या लॉसेस होगा भाई, अभी जस्ट मैंने बताया इसमें लॉसेस क्या होगा, कॉपर लॉस आर्मेचर के चलते यानी आई ए स्क्वायर इंटू आर ए होगा, सही बात है। प्लस फील्ड के अंदर भी कॉपर लॉस, फील्ड के अंदर कॉपर लॉस मैंने क्या लिखा, जो भी आपने टर्मिनल वोल्टेज अप्लाई किया, मान लेते मैंने वी टी अप्लाई किया यहाँ से, ठीक है, क्योंकि यही वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है ना, वी टी इंटू आई एफ। और ये वी टी इंटू आई एफ कैसे किया था मैंने, तो अभी जस्ट बताया आई एफ स्क्वायर इंटू आर एफ होगा, ठीक है। और आर एफ का वैल्यू मैं यहाँ पे क्या पढ़ूंगा, आर एफ मेरे को यहाँ पे फाइंड आउट करना है भाई, आर एफ की जगह मैं क्या लिखूंगा, वी टी डिवाइडेड बाय
आपका क्या जो भी आपका करंट आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लस, उसके बाद आपका क्या होता है, हाँ विंडेज लॉस हो गया, फ्रिक्शन लॉस हो गया, ठीक है। तो हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं, देखिए इस बुक में ये लिखा हुआ है, ओके, W0 से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। इसमें आपका पूरा स्ट्रे लॉसेस आ जाएगा, विंडेज लॉस, फ्रिक्शन लॉस सब आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट लॉस होता है इसलिए इसको W0 से रिप्रेजेंट किया गया है। डिवाइडेड बाय इनपुट, इनपुट क्या था मेरा, मैंने वोल्टेज अप्लाई किया था VT, और करंट मेरा यहाँ से क्या था IL, राइट। तो ये हो गया मेरा एक तरीके से मोटर का इफिशियंसी। लेकिन अब मेरे को भाई यहाँ पे मैक्सिमम इफिशियंसी का कंडीशन फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम अगर इफिशियंसी चाहिए तो उसके लिए क्या कंडीशन रखना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। किसके टर्म में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो हमेशा आपको IA के टर्म में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि IA ही एक तरीके से, देखिए समझिए, ये भाई IA ही ना रिस्पॉन्सिबल है कॉपर लॉस के लिए, ठीक है। ये जो मैंने W0 लिखा है तो कांस्टेंट लॉस है, ठीक है। सो नो लोड पे चलाइए फिर लोड पे चलाइए आपका कांस्टेंट रहेगा हमेशा, ठीक है। ये जो आपका फील्ड के अंदर कॉपर लॉस है ये भी आपका कांस्टेंट हो रहा है, नो लोड पे चलाइए फिर लोडेड पे चलाइए ये भी आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसका मतलब बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ यही ना बचा, यही I² मतलब आर्मेचर के अंदर जो ओमिक लॉस हो रहा है वो आपके करंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। कभी करंट मान लेते हैं यहाँ पे लोड आपने लाइट लोड लगाया हो तो करंट कम खींचेगा, तो उसमें अलग एक तरीके से I² R लॉस होगा। ज़्यादा लगा दिया यानी रेटेड लगा दिया तो उसमें रेटेड खींचेगा, रेटेड से एबव लगा दिया तो उससे ज़्यादा खींचेगा। इसका मतलब देख रहे हैं IA ही एक तरीके से ऐसा टर्म है जो आपके एफिशिएंसी के मतलब एफिशिएंसी को एक तरीके से घटा बढ़ा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग IA के टर्म में एक तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे, यानी यहाँ पे लिखता हूँ फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको यहाँ पे IA के टर्म में क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। यानी इस पूरे इक्वेशन को, यानी इफिशिएंसी ऑफ मोटर को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू किसके टर्म में, IA के टर्म में, राइट। और क्योंकि मैंने यहाँ पे IA को IL मान रखा है तो सीधे सीधे मैं यहाँ पे IL ही लिख देता हूँ, ज़्यादा एक तरीके से अच्छा रहेगा। ऐसे बुक में हम लोग देख लेते हैं बुक में किसके टर्म में डिफाइन किया गया है। अगर आप डिफरेंशिएशन देखेंगे यहाँ पे जनरेटर केस में तो यहाँ पे DL ही लिया, मतलब IL ही लिया हुआ, ठीक है। और अभी जस्ट मतलब कि IL बराबर अप्रॉक्सीमेटली IA होगा। तो जहाँ जहाँ मेरा इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ। रीअरेंज करने का मतलब कुछ नहीं, जहाँ जहाँ IA लिखा है मैंने उसको मैं IL कर लेता हूँ यहाँ पे, ओके। ये भी IL हो जाएगा और कहीं है, और ये तो IL है बस, ठीक है। तो इसको मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ओके। तो इसको हम लोग मतलब इस पूरे इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इन द टर्म, किसके टर्म में, IL के टर्म में। इसको हम लोग न्यू पेज पे आते हैं, फिर से लिखता हूँ मैं, डिफरेंशिएट करना है हम लोग को मोटर का जो भी इफिशियंसी है विथ रिस्पेक्ट टू IL मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका वैल्यू अगर हम लोग पुट करें तो D, और इसका वैल्यू क्या था, ये था आपका 1 माइनस ऊपर में लॉसेस, लॉसेस मतलब IA को मैंने यहाँ पे IL माना है, IL² इंटू RA प्लस यहाँ पे था आपका VT इंटू IF जो कि फील्ड के ओमिक लॉस को बता रहा है, प्लस W0, ठीक है। इसके नीचे में डिवाइड में था इनपुट, इनपुट क्या था VT इंटू IL, ठीक है। इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू किसके टर्म में, DIL के टर्म में, ठीक है। और ये मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले ये 1 है, इसको तो कोई डिफरेंशिएट 0 हो जाएगा भाई, ठीक है। इसका मतलब ये खत्म हो, ऐसा लिखना कोई मतलब नहीं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, ओके। तो अब बचा क्या, ये वाला टर्म, इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना, ठीक है। और ये आप देख रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी होता है U/V, ठीक है। एक आपका होता है भाई, जैसे मान लेते हैं y इक्वल टू आपका दिया हुआ है प्रॉपर्टी U/V, ठीक है। तो इसको अगर मेरे को डिफरेंशिएट करना है, यानी du/dx को डिफरेंशिएट करना है, y की जगह मेरा क्या है यहाँ पे, y की जगह मैं वैल्यू पुट करूँ, y की जगह है U/V, राइट, विथ रिस्पेक्ट टू डी। इसको अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका प्रॉपर्टी होता है यानी du/dv डिवाइडेड बाय dx। इसको जो आप लिखिएगा तो सबसे पहले हम लोग v को बाहर रखते हैं और u को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, माइनस। अब इसका जस्ट अपोजिट, यानी अब u को बाहर रखेंगे, v को डिफरेंशिएट करें डिवाइडेड बाय dx, और नीचे v का होल स्क्वायर होता है, राइट। तो ये प्रॉपर्टी है एक तरीके से डिफरेंशिएशन का, तो इस पर हम लोग का ब्रेक होगा ये। अगेन यहाँ पे स्पेस का प्रॉब्लम है, इस पर हम लोग करते हैं कैलकुलेशन। देखिए सबसे पहले ये पूरा टर्म मेरा क्या हो गया, u, ये हो गया मेरा एक तरीके से v। यहाँ पे आप देख रहे हैं पहले v को बाहर रखना है, यानी
वी टी इंटू आई एल बाहर रहेगा और इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऊपर वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या है, ये आपका आ जाएगा 2 इंटू आई एल, आर ए आपका कांस्टेंट है तो ये आर ए रहेगा, प्लस वी टी इंटू आई एफ, और ये क्या है आपका भाई, वी टी इंटू आई एफ क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसको हम लोग सी मान लेते हैं, ठीक है, राइट। और ये भी आपका कांस्टेंट है भाई, ये आई एफ है, आई एल पर डिपेंड नहीं करते, जो भी आई एल के ऊपर डिपेंड है तो क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, ये भी कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, समझ रहे हैं, यानी ये पूरा पूरा जीरो हो जाएगा। माइनस माइनस लगाएंगे क्योंकि माइनस है यहाँ पे, ठीक है। अब यू को बाहर मतलब ऊपर वाला टर्म सारा बाहर, तो आई एल स्क्वायर इंटू आर ए प्लस वी टी इंटू आई एफ प्लस डब्ल्यू नॉट, और फिर हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको वी को, तो वी क्या है मेरा, वी टी डिवाइडेड बाई आई एल, तो आई एल का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी वी टी हो जाएगा, सीधे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में वी टी आ जाएगा, और डिवाइड करके हम लोग क्या करना, वी स्क्वायर कहने का मतलब क्या, वी टी इंटू आई एल का होल स्क्वायर मस्ट भी इक्वल टू क्या होना चाहिए, पूरा पूरा जीरो होना चाहिए, तो ये जो टर्म जाएगा वो तो जीरो, यानी जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो खत्म हो जाएगा, यानी बचेगा ऐसे तो सिर्फ ऊपर वाला बचेगा, तो पूरा लिखता वी टी इंटू आई एल ब्रैकेट में 2 आई एल आर ए, और उधर जाएगा, ये माइनस है ना तो इसको हम उस साइड भेज देते हैं, ठीक है, जीरो को साइड प्लस में चला जाएगा, ठीक है, आई एल स्क्वायर आर ए प्लस वी टी इंटू आई एफ प्लस डब्ल्यू नॉट, और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में वी टी, तो देखिए तो इधर भी वी टी है मल्टीप्लिकेशन में, इधर भी वी टी है मल्टीप्लिकेशन, कट जाएगा, राइट। अब इधर बचेगा, ये भी आई एल है, ये भी आई एल, तो इसको मल्टीप्लाई तो 2 इंटू आई एल का स्क्वायर हो जाएगा, आर ए हो जाएगा, राइट। और इधर देखिए ये आपका क्या है, आई एल स्क्वायर आर ए, और ये देखिए वी टी इंटू आई एफ क्या है भाई, वी टी इंटू आई एफ क्या है, ये ओमिक लॉस है, किस में, फील्ड के चलते, तो कांस्टेंट होता है, हमेशा कांस्टेंट होगा शंट के लिए, ठीक है, तो इसको हम लोग सी मान लेते हैं, और ये भी आपका कांस्टेंट, इसका मतलब दोनों, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट, समझ रहे, तो दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा यहाँ पे तो इसको मैं सी मान लेता हूँ सीधे सीधे, ठीक है, ये सी है, मतलब दोनों ये कांस्टेंट लॉस है ना, ये भी लॉस कांस्टेंट में आ रहा है, ये भी लॉस कांस्टेंट में आ रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसको अगर मैं उधर भेजूंगा, ये 2 आई एल स्क्वायर आ रहे हैं, इधर आपका इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ना, यानी इधर क्या बचेगा, इसको इधर भेजिए पहले, ठीक है, तो ये सिंगल है, ये डबल है, तो क्या होगा, घट के क्या मिलेगा हम लोग, आई एल स्क्वायर आ रहे हैं मिलेगा, मस्ट भी इक्वल टू सी हो जाएगा, राइट। और अभी जस्ट मैंने होता है कि आई एल बराबर अप्रॉक्सीमेटली आई ए, ठीक है, तो आई एल का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ आई ए, तो आई ए स्क्वायर आर ए इक्वल टू सी हो जाएगा, मतलब क्या हुआ, सी क्या था, सी को अगर मैं ओपन करूँ, सी कुछ नहीं था मेरे यहाँ पे वी टी आई एफ था प्लस आपका विंडेज लॉस, फ्रिक्शनल मतलब जो भी रोटेशनल लॉस था, ठीक है, यानी कांस्टेंट लॉस, तो देख रहे हैं क्या आ गया आपका, कांस्टेंट लॉस बराबर आपका यहाँ पे आ गया कॉपर लॉस। यही एक कंडीशन है जहाँ पे आपका डीसी मोटर का एफिशिएंसी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी सेम जो ट्रांसफार्मर में मिला था आपको कांस्टेंट लॉस इक्वल टू वेरिएबल लॉस, वहाँ पे एफिशिएंसी मैक्सिमम, यहाँ पे डीसी मोटर में भी यही सेम कंडीशन है, ठीक है। अब हम लोग इसी तरीके से जनरेटर के लिए प्रूफ कर लेते हैं, ऐसे बुक में आपका सिर्फ एक ही दिखाया था प्रूफ करके, लेकिन हम लोग जनरेटर के लिए भी करेंगे, उसके बाद ये आज का टॉपिक ही ख़त्म हो जाएगा हम लोग का। देखिए सबसे पहले वही इफ़िशेंसी फॉर जनरेटर क्या हो जाएगा, 1 माइनस लॉसेस डिवाइडेड बाय इनपुट, ठीक है। और एक चीज़ देखें, अगर बुक के साथ सिंक्रोनाइज होना चाहते हैं तो बुक में आप देख रहे हैं जनरेटर के लिए ये वाला फॉर्मूला लॉसेस डिवाइडेड बाय ये, तो ये कहाँ से आ गया फॉर्मूला, अब बोलिए अभी तो आपने ये बताया ये कहाँ से, तो इसमें कन्फ्यूजन ना होगी, देखिए ऊपर में ये वाला फॉर्मूला भी है, ये वाला फॉर्मूला, तो दोनों सही है, बहुत तरीके का एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है, लेकिन मैं इसको भी बता देता हूँ आपको कि ये कहाँ से आता है, ठीक है। इसके लिए सिंपल आप समझिए, वही बेसिक फॉर्मूला एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है भाई, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, राइट। तो अभी हम लोग यहाँ पे ऊपर में आउटपुट रहने देते हैं वैसे का वैसे ही, नीचे में हम लोग क्या लिख, इसी को ऐसे अरेंज करके क्या लिख देते हैं, लॉसेस प्लस आउटपुट पावर, वही ना इनपुट होगा मेरा, समझ रहे बात को। जनरेटर मोटर के केस में मैंने क्या किया था, मोटर केस में देखिए मैं बताता हूँ भाई, मतलब सब चीज़ सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आउटपुट डिवाइडेड इनपुट था ना, ऊपर में मैंने बस इसको अलग तरीके से लिख दिया कि भाई इनपुट पावर में से लॉसेस अगर मैं घटा दूं तो मेरा आउटपुट मिल जाएगा, और नीचे में मैंने इनपुट ही रहने दिया, समझ रहे बात को, ठीक है। तो ये भी फॉर्मूला आपका बिल्कुल सही है, ये भी फॉर्मूला आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपका जो मन हो उसको आप यूज़ कीजिए, कभी भी आप नहीं गलत होइएगा। तो इससे मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया, तो इससे अभी हम लोग इस बार देखते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए, तो ऊपर में भी आउटपुट, नीचे में भी आउटपुट, राइट। तो अभी हम लोग आउटपुट कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ जनरेटर क्या हो जाएगा, आउटपुट को अगर मैं कॉमन ले लूँ, नीचे से भी ऊपर से भी, तो ऊपर में क्या बचेगा आपका बताइए, यहाँ पे तो 1 बचेगा, राइट।
नीचे में लॉसेस है, तो लॉसेस के नीचे में क्या हो जाएगा आपका, लॉसेस डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका आउटपुट, ठीक है, और ये हो जाएगा +1, ये कट जाएगा और इसको फिर आपको एलसीएम ले मतलब अरेंज करना होगा। तो ये सब में आपको भाई फंसना नहीं है कभी भी, ठीक है। अभी हम लोग देखिए इस वाले के हिसाब से चलते हैं, ये आपको ऑलरेडी मैंने बताया कैसे आता है। अब यहाँ पे कुछ नहीं, लॉसेस को लॉसेस रहने दिया है, इनपुट है तो इनपुट को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, इनपुट को क्या लिख सकते हैं, आउटपुट प्लस लॉसेस, ठीक है, कुछ नहीं, बस यहाँ पे इनपुट को एक तरीके से आउटपुट, क्योंकि इनपुट बराबर क्या होता है, आउटपुट प्लस लॉसेस, ठीक है। तो बस हर जगह ये अरेंज करके लिखा होता है भाई, ओके। तो इसको भी हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। और जनरेटर के केस में अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा फोटो बनाना होगा हम लोग को यहाँ पे, आर्मेचर, ब्रश, आर ए, आपका शंट, ये हो गया आपका आर एफ, राइट। अब समझिए यहाँ पे इफिशिएंसी ऑफ जनरेटर क्या है, 1 माइनस लॉसेस डिवाइडेड बाय, भाई ऊपर वाला ही फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है, ठीक है। इनपुट की जगह बस यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा आउटपुट प्लस लॉसेस, ठीक है, इस तरीके से, राइट। तो अभी देखिए लॉसेस में क्या लिखूंगा, लॉसेस में देखिए जनरेटर में भी वही लॉस होगा जो मोटर में हो रहा था, तो ये आपका आर्मेचर का लॉस हो गया, ये आपका फील्ड के चलते लॉस हो गया, और ये आपका विंडेज लॉस हो गया, फ्रिक्शन लॉस हो गया, ब्रश लॉस, मतलब सारा स्ट्रे लॉस सब इसी में आ गया, ठीक है। तो ऊपर में इफिशिएंसी को लिखूँ 1 माइनस लॉसेज मैं लिख देता हूँ, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। मान लेते हैं यहाँ से करंट जा रहा है जो आपका आई ए आ रहे हैं, मतलब आई स्क्वायर आ रहे हैं, ये हो जाएगा वी एफ इंटू आई एफ हो जाएगा प्लस W0, राइट। अब नीचे में डिवाइड है, तो डिवाइड में देखिए आउटपुट प्लस लॉसेस, तो आउटपुट मतलब ये टर्मिनल पे क्या मिलेगा जनरेटर के इसमें बताइए, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, मान लेते हैं आउटपुट में मेरे को वोल्टेज मिल रहा है VT, और जो करंट मिल रहा है ये मेरा IL मिल रहा है, राइट, लाइन करंट जिसको बोलते हैं, तो वही लिखा VT इंटू IL, ठीक है। तो आउटपुट में मैं लिख दूंगा, और लॉसेस ऊपर में ऑलरेडी आपको बताया है, तो यहाँ पर वही पुट किया गया है, VT इंटू IL, ये मेरा लॉस हो, ये आउटपुट पावर हो गया, प्लस लॉसेस IA स्क्वायर RA प्लस VF IF प्लस W0, ठीक है। ये हो गया मेरा एक तरीके से जनरेटर केस का एफिशिएंसी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी हम लोग को देखना है, तो अगेन इसको हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। लेकिन किसके टर्म हम लोग डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पे वही चीज़ है भाई कि अब बताइए जनरेटर में क्या कर रहे हैं आप, जनरेटर कुछ नहीं, आप यहाँ से प्राइम मूवर से मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं। अब ये मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट में क्या देना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि 100% मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा, बीच में हमारा क्या हो रहा है, हीट में एक तरीके से वेस्ट हो जा रहा है, राइट। तो हीट में वेस्ट हो रहा है भाई, तो किसके चलते वेस्ट हो रहा है, वो हीट किसके चलते पैदा हो रहा है, ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या अगेन यही मेरा एक तरीके से वेरिएबल है ना, कॉपर लॉस जिसको बोल रहे हैं आर्मेचर के चलते, यानी अगेन हम लोग इसको क्या करना होगा, आईए का टर्म में डिफरेंशिएट करना, और अगेन क्योंकि शंट लिया हम लोगों ने, आप कह सकते हैं आईए अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या होगा, आईएल के बराबर होगा, समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसको आईएल करिए, फिर आईए के टर्म में कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को वैल्यू पुट करने का कोई मतलब नहीं बनता, तो इस इक्वेशन को ऐसे का वैसे रहने देते, इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से करते हैं, ठीक है, फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी हम लोग को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू आईए, ओके। ये क्या है, फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी, देखिए इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं, 1 माइनस यहाँ पे ऊपर में लॉसेस था, यानी IA स्क्वायर RA प्लस VT इंटू IF प्लस W0 डिवाइडेड, हाँ ओके। देखिए ये हो गया डिवाइडेड बाय लॉसेस था आपका, आउटपुट था VT इंटू IL, और IL को अभी हम लोग IA मान के ही चल रहे हैं, तो इसको हम लोग IA ही कर लेते हैं क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली बराबर होगा, प्लस यहाँ पे लॉसेस था, लॉसेस मतलब IA स्क्वायर RA प्लस VT इंटू IF प्लस W0, ओके। पूरा बंद कर लेते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू आईए बोलिए फिर IL बोलिए, जो भी आपका वैल्यू पुट करना आप कर सकते हैं। और अभी क्योंकि ये भी आपका कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी आपका कांस्टेंट वैल्यू, तो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके इसको भी मतलब दोनों को C मान लेता हूँ भाई, ठीक है, क्योंकि ये भी कांस्टेंट रहेगा, हमेशा भी कांस्टेंट रहेगा, राइट। तो हम लोग का इक्वेशन थोड़ा सा छोटा हो जाए, तो थोड़ा सा मैं और अरेंज कर रहा हूँ उसको, डिफ्रेंशिएट करना 1 माइनस
आई ए स्क्वायर आर ए प्लस इन दोनों को कांस्टेंट मान रखा है मैंने, क्योंकि हमेशा कांस्टेंट, इसको मैं सीधे सीधे सी मान लेता हूँ, ठीक है, बाद में वैल्यू पुट कर देंगे, डिवाइडेड बाय वी टी इंटू आई ए प्लस आई ए स्क्वायर आर ए प्लस यहाँ पे वही है कांस्टेंट सी, राइट, इसको आई ए के टर्म में। तो अब यहाँ पे भी अगेन इसका तो जीरो कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये बचेगा क्या, इस पूरे पैरामीटर को हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। तो अभी हम लोग वही अगेन u बाई भी का प्रॉपर्टी चलेगा हम लोग का। तो सबसे पहले भी को बाहर रखेंगे, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, भी को बाहर रखने का मतलब क्या है, ये नीचे वाला मेरा टर्म बाहर रहेगा, तो ये हो जाएगा वी टी इंटू आई ए प्लस आई ए स्क्वायर आर ए प्लस सी, ये मेरा हो गया बाहर v। अब u को डिफरेंशिएट करना, u मेरा क्या है, ये वाला है, ठीक है, ये हो जाएगा 2ia इंटू आर ए प्लस सी का वैल्यू कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, राइट। फिर माइनस, अब हम लोग उल्टा करेंगे, अब इसको बाहर रखेंगे ऊपर वाले को, ठीक है, यानी u को बाहर रखने का मतलब क्या है, आई ए स्क्वायर आर ए प्लस सी, ये बाहर हो गया। अब डिफ्रेंशिएट करें नीचे वाले टर्म को, तो वी टी इंटू आई है, तो आई ए डी आई ए बाई डी आई ए क्या होगा, वन, यानी सीधे सीधे वी टी हो जाएगा। इसका अगर हम लोग करेंगे प्लस, तो 2ia इंटू आर ए हो जाएगा, और c का तो वैल्यू जीरो ही हो जाता है, ठीक है, तो इक्वल टू जीरो। अब क्योंकि ये माइनस लगा हुआ भाई, सबको उधर भेज देंगे हम लोग, ठीक है। तो थोड़ा सा अगेन पेज लेते हैं, वी टी यानी ऊपर वाले टर्म को वैसे के वैसे रहने दे रहा हूँ, वी टी इंटू आई ए प्लस आई ए स्क्वायर आर ए प्लस सी, ऐसे कैसे ही रहे, साथ में मल्टीप्लीकेशन में 2ia इंटू आर ए प्लस जीरो, और ये माइनस था उसको सब उस साइड भेज दे रहा हूँ मैं, आई ए स्क्वायर आर ए प्लस सी, इधर हो जाएगा आपका वी टी प्लस 2ia इंटू आर ए, राइट। अब देखिए जो भी यहाँ से कट होगा उसको हम लोग कट कर लेंगे। थोड़ा सा भाई हम लोगों ने अगर स्टार्टिंग में स्टेप सही लिया होता ना, जैसे इस वाले पर्टिकुलर फॉर्मूला पे अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा हम लोग को कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, ठीक है। तो बिल्कुल सही था, हम लोग का सब चीज़ सही है, ठीक है। थोड़ा सा गलती क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग यहीं पे यानी जो भी हम लोगों ने वैल्यू पुट किया है ना, क्योंकि हम लोग का ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन। कहाँ गया हम लोग का, देखिए ये जो हम लोगों ने वैल्यू पुट किया ये ऊपर वाला, ठीक है, इसको अगर हम लोग यहीं पे मतलब डेरिवेटिव लेने से पहले अगर थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे तो ज़्यादा हम लोग के लिए ईजी हो जाएगा। बिकॉज अब यहाँ पे क्या है कि सबको मल्टीप्लाई करके फिर कॉमन लेके फिर डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब जो भी कटेगा उसको काटना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अभी हम लोग इसको यहीं पे थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए इफ़िशियंसी इक्वल टू आपका आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, राइट। आउटपुट हो जाएगा आपका, या फिर मैं सही, आउटपुट हो जाएगा आपका वी टी इंटू आई एल, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ, उतना रीअरेंज करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आउटपुट यही मिल रहा है ना, वी टी इंटू आई एल। और इनपुट को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, इनपुट को मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, आउटपुट प्लस लॉसेस, ठीक है, आउटपुट प्लस लॉसेस। तो आउटपुट अभी जस्ट बताया वी टी इंटू आई एल हो जाएगा, लॉसेस की जगह अभी जस्ट बताया मैंने आपको आई ए स्क्वायर आर ए प्लस यहाँ पे वी टी इंटू आई एफ प्लस डब्ल्यू नॉट, जो कि इन दोनों को मैं यहाँ पे कांस्टेंट सी मान के चल रहा था, क्योंकि ये सब कांस्टेंट रहता है हमेशा। तो उसको मैं लिख देता हूँ, हो जाएगा एफिशिएंसी फॉर जनरेटर वी टी इंटू आई एल डिवाइडेड बाय वी टी इंटू आई एल प्लस आई ए स्क्वायर आर ए प्लस सी, कांस्टेंट सी, ठीक है। ये हो गया आपका एफिशिएंसी। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, बिकॉज ये हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो गया। और आई ए जहाँ पे है उसको हम लोग आई एल मान लेंगे, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे बराबर है, राइट। तो अभी इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसको अगर हम लोग डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करें, ये हो गया मेरा u और नीचे वाला हो गया v, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग v को बाहर रखेंगे, तो v को बाहर रखने का मतलब वी टी इंटू आई एल, आई एल की जगह मैं आई ए पुट कर दे रहा हूँ हर जगह, ये आई ए कर लीजिए, इसको भी आई ए कर लीजिए, आई ए स्क्वायर आर ए प्लस सी, ये बाहर हो गया। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सीधे सीधे वी टी मिलेगा माइनस, अब हम लोग जस्ट अपोजिट यानी वी टी इंटू आई ए को बाहर रखेंगे और नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे। नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करना मतलब क्या है, ये बना वी टी, ये हो जाएगा प्लस 2ia इंटू आर ए, और सी का तो वैल्यू जीरो ही हो जाएगा, मस्ट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि नीचे में जब डिवाइड करेंगे तो वी स्क्वायर है ना, तो ये वी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर किया, तो उस साइड में जाकर मल्टीप्लाई तो जीरो से तो जीरो ही खत्म ही हो जाएगा, इसलिए मैं नीचे में वी स्क्वायर नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए ये माइनस से उस साइड भेजते हैं तो प्लस हो जाएगा, यानी वी टी इधर वाला ये पूरा पूरा टर्म मैं ऐसे कैसे ही रहने देता हूँ, वी टी इंटू आई ए प्लस
आई ए स्क्वायर आर ए प्लस सी, ऐसे कैसे ही है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में वी टी को वैसे का वैसे ही रहने दिया मैंने, बराबर। ये माइनस में था तो उधर जीरो के उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी वी टी इंटू आई ए, और ये हो जाएगा आपका वी टी प्लस 2 IA RA, ठीक है। वी टी से वी टी यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। तो इधर देखिए तो ये इसको पहले लिखते हैं वी टी इंटू आई ए प्लस आई ए स्क्वायर आर ए प्लस सी, बराबर। ये आई ए अंदर में ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी टी इंटू आई एल, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए ना, वी टी इंटू आई ए, उसके बाद प्लस 2IA स्क्वायर आर ए हो जाएगा, ठीक है। और इधर ये वी टी इंटू आई ए, वी टी इंटू आई ए कट जाएगा, ये आपका 2IA स्क्वायर है, ये 2IA मतलब सिंगल IA स्क्वायर, मतलब इसको उधर अगर भेजेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पे सीधे सीधे सी बराबर, इधर क्या बचेगा सी, क्योंकि उसको इसको तो मैंने उस साइड भेज दिया, सी बराबर हो जाएगा सीधे सीधे 2IA स्क्वायर आ रहे हैं, इधर से आपका ये सिंगल IA स्क्वायर आर लॉस में माइनस होगा, तो क्या बचेगा आपका सिर्फ और सिर्फ IA स्क्वायर आर ए बचेगा। और सी कुछ नहीं था, हम लोगों ने इसको क्या माना, कांस्टेंट लॉस, जो कि आपका था वी टी इंटू आई एफ प्लस डब्ल्यू नॉट। तो अगेन आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, कांस्टेंट लॉस मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, वेरिएबल लॉस होना चाहिए, वहाँ पे आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा कोई भी डीसी जनरेटर। तो ये आपका यही बुक में बताया गया था, पूरा का पूरा आपका टॉपिक ख़त्म हो गया। आई होप कि आपको चीज़ समझ में आया होगा। देखिए यही आपका यहाँ पे प्रूफ किया गया, आई एल स्क्वायर आर ए या फिर आई ए स्क्वायर आर ए बोलिए, मस्ट बी इक्वल टू वी टी इंटू आई एफ, सॉरी वी एफ इंटू आई एफ प्लस डब्ल्यू नॉट। तो ये वेरिएबल आर्मेचर सर्किट लॉस मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट लॉस होना चाहिए, ठीक है। तो ख़त्म हो गया टॉपिक, अब हम लोग यहाँ से टेस्टिंग स्टार्ट होगा। और एक टॉपिक छूट रहा भाई, जो कि इस PS भीमरा वाले बुक में नहीं दिया गया है, वो है आपका इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग, ठीक है। तो ब्रेकिंग का ज़्यादा लंबा नहीं, आधा घंटा का वीडियो बनेगा, तो उसको भी बना करके मैं इसमें ऐड कर दूँगा।